Welcome to GATE 2021 Conclave. In the civil engineering, we are going to talk about the highway engineering by Mr. Ashish Kumar, railway by Mr. Dushyant, surveying again by Mr. Ashish Kumar, and building material and open channel flow by Mr. Badal Soni. तो जानते हैं इन चारों एक्सपर्ट्स से इन सब्जेक्ट्स की इन डेप्थ एनालिसिस इन एंड आउट स्टोरी एंड लेट अस हैव द टूर ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. Hi guys, let's start highway engineering in GATE 21. इस गेट कॉन्क्लेव में मैं डिस्कस करूंगा हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में. हालांकि आपको मालूम है कि कई सारे चेंजेस हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं सिलेबस के और कुछ चेंजेस हुए हैं पैटर्न के. एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा हर एक चीज के बारे में. तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ. I am Ashish Kumar. I am civil engineering from BIT Mesra and MTech from IIT Delhi, and I have a teaching experience of 9 years in the field of GATE and ESC. So let's start the content now. In highway engineering, first you need to understand the syllabus, what are the different changes which they have made this year. So first of all, we have the first chapter, transportation infrastructure. तो ये जो पहला पार्ट देख रहे हो ज्योमेट्रिक डिजाइन का है. ज्योमेट्रिक डिजाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गेट एग्जामिनेशन के लिए. इसके हर एक पोर्शन, जितने भी टर्म्स, जितने भी टॉपिक्स इन्होंने मेंशन किए हुए सिलेबस में, हर एक से क्वेश्चन आए हुए हैं. अगर आप पास्ट पैटर्न देखोगे तो आपको हर एक टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे. अगला टॉपिक देखो यहाँ पे, विच इज हाईवे पेवमेंट, और पेवमेंट से भी रिलेटेड करता हुआ आपको हर एक टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस आपको नजर आ जाएंगे. इन सब में कुछ भी चेंजेस नहीं है. और इसके अलावा आप देखो नेक्स्ट पार्ट विच इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, जहां से क्वेश्चन काफी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे आपको नजर आएंगे. तो यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया में आपको काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. सो आप देखो इसमें भी, इस पर्टिकुलर पार्ट में भी कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिलेबस हुआ है. क्या क्या उसमें एडिशन डिलीशन हुए हैं उसका भी मैं यहाँ पे कुछ बना रखा हूं जो आप देख सकते हो. सो देयर इज नो एनी एडिशन इन द टॉपिक इन द हाईवे सिलेबस, नो एनी एडिशन. और रिमूवल की बात करोगे तो रिमूवल काफी सारे हैं. मैं सबसे पहले दिखाता हूं आपको यहाँ पे हाईवे अलाइनमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्वे. बेसिकली जो ज्योमेट्रिक डिजाइन होती है ना, उसके पहले क्या एक चैप्टर है, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये पहले सिलेबस में था, लेकिन इससे कभी क्वेश्चन बने नहीं, कभी आए नहीं. इसके अलावा ट्रैवल टाइम एंड डिले, इससे भी कभी क्वेश्चंस बने नहीं हैं गेट एग्जामिनेशंस में. एक है पार्किंग, इससे भी कभी क्वेश्चंस बने नहीं हैं. और एक आखिरी लेवल ऑफ सर्विस से क्वेश्चन बने हैं, लेकिन लेवल ऑफ सर्विस भले ही उन्होंने सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन जब आप डिस्कस करते हो हाईवे कैपेसिटी एंड द अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, यू नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ सर्विस. सो भले ही उन्होंने लिखा नहीं है सिलेबस में, आपको पढ़ना पड़ेगा. अब बात करते हैं कि क्या कुछ एडिशन हुआ है. देयर इज नो एडिशन एट ऑल. क्या कुछ रिमूवल हुआ है, तो प्रैक्टिकली समझो तो कुछ भी रिमूवल नहीं है, सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग, नाम बदल करके वैसे ही लिखा हुआ है. देयर इज नथिंग चेंज, इट इज एज इट इज. ठीक है, आगे बात करते हैं सिलेबस के बाद. नाउ वी हैव वेटेज की बात करो तो सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि हाईवे इंजीनियरिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेट एग्जामिनेशन. तो मैं सबसे पहले आपको कुछ वेटेज के बारे में बताऊं कि क्या क्या पैटर्न रहा है. तो पैटर्न आप थोड़ा सा डिटेल में देखो. आप देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है 5 सालों का. यह है 2016, 17, 18, 19, 20. तो उसमें देखो एक एक मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, वो 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक साल नजर आ जाएंगे. इसके बाद बात करो पैटर्न 2-2 मार्क्स की, तो आप देखो 2, 3 से 4 क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे. ओवरऑल अगर आप वेटेज बात करो तो आप देखो कि सेट 1 की मैं बात कर रहा हूं अभी. सेट 1 में यहां देखो सबसे पहले मार्क्स की बात करें तो आप देखो पहले 6 मार्क्स, 9 मार्क्स, 7, 11, 9. आप देखो ओवरऑल जो पैटर्न है ना हाईवे की, वो इंक्रीजिंग कर्व है. आप देखो हर एक साल इसकी वेटेज या तो इंक्रीज हो रही है, मोर और लेस इंक्रीजिंग ही है. आप देखो इंक्रीज 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 इंक्रीज. ये रिसेंट जो 2020 में आया था उसमें थोड़ा कम हो गया, लेकिन वो भी पहले से काफी ज्यादा है. सो आपको ध्यान रखना है. इसी तरीके से सेट 2 की बात करो तो सेट 2 में भी आप देखो कि 1 मार्क्स से क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है 16, 17, 18, 19, 20 में. ये 2, 3, 4 एंड 3. सो बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर है. और यहां भी आप देखो तो वो भी आपको लगभग इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है. तो वेटेज हर एक साल कुछ अलग अलग होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं एवरेजिंग की बात करूं कि मोर और लेस कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो दैट यू कैन सी इट इज अप्रॉक्सीमेटली 8.6 मार्क्स. तो आप देखो द वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वेरी गुड. साइज ऑफ द सब्जेक्ट देखो तो वो छोटा है, लेकिन जो वेटेज है वो काफी अच्छा है. तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझ लेना है कि हाईवे इंजीनियरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन अब जब इस इंपॉर्टेंट की बात करते हैं ना, तो 1-2 चीजें और भी आपको समझ लेनी चाहिए कि सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया उसमें क्या है इंपॉर्टेंट जिसके कारण वेटेज बढ़ रही है. तो वो है सिर्फ ट्रैफिक इंजीनियरिंग. मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जितने भी चीजें हैं इसमें,
आपके पास ज्योमेट्रिक डिजाइन है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है और पेमेंट डिजाइन है। ये 3 चैप्टर्स हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स आपको मिलेगा ना वो आएगा सिर्फ ट्रैफिक से। सो ट्रैफिक इज वेरी, मतलब कि आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आउट ऑफ द टोटल 8.6 मार्क्स, the 50% or we can say more than 50% questions or more than 50% of the weightage will be only from the traffic engineering. That means the traffic engineering very very important area. अब बात करते हैं, ये तो सिलेबस के चेंजेस हुए, वेटेज की बात हुई। अब एक और भी चीजें हैं कि 3 टाइप के क्वेश्चंस की इंट्रोडक्शन हो चुकी है। अभी तक गेट में क्या था, अभी तक सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक हुआ करती थी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड दूसरी थी न्यूमेरिकल आंसर टाइप एनएटी। अभी तक इस तरीके से पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार का एक नया चेंजेस आया है कि दे आर नाउ गोइंग टू आस्क द एमएसक्यू आल्सो, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। सो क्या है, कैसा होगा क्वेश्चन अगर हाईवे की बात करें तो मैं आपको तीनों ही टाइप के एक एक एग्जांपल अभी दिखाता हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद, सो फर्स्ट विद दिस एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखो यहां पे हमने एक एमसीक्यू क्वेश्चन का एक एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पहले बता देता हूं। ऐसा है कि अगर गेट का पैटर्न देखो तो इस हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस में आपको ये नजर आएगा कि क्वेश्चंस दे नेवर आस्क स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछते ही नहीं जिसमें कि डेटा गिवन, अप्लाई द डेटा इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। नेवर एवर, कभी भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता। तो आपको यह समझना है कि आखिरकार क्या है जो गेट में चेंजेस करते हैं एंड हाउ एंड व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जामिनेशंस। तो आप सबसे पहले इसके बारे में ये जानो कि गेट में जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से साजिश जरूर रची होगी क्वेश्चन के अंदर। तो उस बात को आप समझिए यहां पे। जैसे यहां पे एक हमने जो एग्जांपल दिखाया है, ये सिंपल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, लेकिन जब भी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात किसी के दिमाग में आती है, तुरंत एक फार्मूला दिमाग में आता है 0.278 v into tr plus v square upon 254 f plus minus s। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती है, गेट इसके बाद शुरू होती है। गेट की जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, गेट की जो एक्चुअल ट्रिक्स है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल है, वो इसके बाद शुरू होती है फार्मूले के ऊपर से कि आप यहां तक अगर हो तो आप पक्का गलत ऑप्शंस को पिक करोगे। आपकी जानकारी के लिए, जब हम लोग एमसीक्यू की बात करते हैं स्पेशली गेट में, तो जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना दिए हुए, ये चारों एक साजिश है। इसमें करेक्ट आंसर भी होंगे, रॉन्ग आंसर भी होंगे, और वो रॉन्ग आंसर भी स्पेशली डिजाइंड होते हैं कि अगर आपने कहीं कोई गलती से भी मिस्टेक किया ना, देयर विल बी सम ऑप्शन मैचिंग विद योर आंसर। सो बी केयरफुल, हमने बोला ना साजिश है, सो बी केयरफुल। तो यहां पे ट्रिक क्या है किसी भी क्वेश्चन के पीछे, वो ट्रिक आपको समझना जानना जरूरी है। तो वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, एक एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे दिखा रखा है। क्या लिखा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखो, अ डिजाइन स्पीड ऑन अ रोड इज 60 किलोमीटर पर आवर। v मिल गई आपको 60 किलोमीटर पर आवर। अज्यूमिंग द ड्राइवर रिएक्शन टाइम इज 2.5 सेकंड्स, TR की वैल्यू 2.5 सेकंड्स, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द पेवमेंट सरफेस इज 0.35। चलो F की वैल्यू मिल गई 0.35, एंड द रिक्वायर्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए 2-वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि SST देखा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा है, ये देखते के साथ तुरंत फार्मूला अप्लाई करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, और वहीं पे आप कर दोगे मिस्टेक। So now, what is different here? Last का एक सेंटेंस में एक चीज लिखा, look at this, 2-way traffic on a single lane। यहीं पे एक ट्रिक था और यहीं पे मिस्टेक करते जाता है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें जनरली बच्चे मिस्टेक नहीं करेंगे, और अगर मिस्टेक करेंगे तो एक ही जगह करेंगे, और वो है लास्ट का सेंटेंस। सो मैं आपको दिखाता हूं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। नाउ हियर यू कैन सी एक फार्मूला है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, जो कि आप ऑलरेडी अच्छी तरीके से जान चुके होंगे अभी तक। अब यहां पे चूंकि स्लोप नहीं है, फ्लैट है, तो F प्लस माइनस एस का टर्म ही खत्म हो गया, ये हमारा फाइनल फार्मूला बना। लेकिन यहीं पे अगर SSD की वैल्यू निकालो तो 82.1 मीटर आती है। तो क्या ये SSD निकल गई? और यहीं पे मैंने आपको क्या बोला था कि गलत आंसर निकालोगे वो भी मैच करेगा। लुक एट दिस ऑप्शन, एंड हियर यू कैन सी द A ऑप्शन इज 82.1 व्हिच इज रॉन्ग ऑप्शन। ये रॉन्ग है, गलत है, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वही मिस्टेक करते हैं और ऐसे ऑप्शंस को पिक कर लेते हैं। बस फंस गए आप। आगे बात करते हैं कि आखिरकार इससे क्या कंसर्न है कि 2-वे रोड बेसिकली 2-वे रोड है, लेकिन ये बेसिकली सिंगल लेन पे 2-वे है। अब एक ही लेन पे इधर से भी ट्रैफिक, इधर से भी ट्रैफिक, देन इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सीडेंट दिस व्हीकल ऑल्सो विल हैव टू स्टॉप एंड दिस व्हीकल ऑल्सो विल हैव टू स्टॉप। मतलब कि दोनों ही व्हीकल को अपना अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सीडेंट। दिस साइड डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ SSD। So the correct answer is going to be, here you can see, but the traffic is 2-way, therefore the stopping distance is 2 into this, and the correct answer is this। आप देखो correct answer भी है, wrong answer भी है, MCQ में ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं second type of question की। ये तो था MCQ का एग्जाम्पल। मैं NAT पे आगे जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि NAT हमेशा ही, आप ना पास्ट पैटर्न देख लो, जब से इन्होंने पूछना शुरू किया है न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस, उस हर एक क्वेश्चन में सिंपल लेवल के कभी भी फ्रेम नहीं करते। देयर मस्ट बी सम ट्रिक एंड लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन।
डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते कभी भी, और इसीलिए इसमें मिस्टेक करने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आपको नॉर्मल बच्चों से ऊपर लेवल पे जाना है, ठीक है, तो कंपटीशन बेसिकली इसी लेवल पे होता है ऐसे ही क्वेश्चंस में, क्योंकि एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, एमसीक्यू में जनरली ज्यादातर बच्चे आसानी से बना लेते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ रखा है तो, लेकिन अगर इस लेवल को आपको टच करना है एनईटी को, तो आपका स्टैंडर्ड एवरेज से काफी ऊपर होना चाहिए। तो आपको बेसिकली जो मेहनत करना है वो अच्छे लेवल के लिए मेहनत करना है, और वो इसके थ्रू आप देख सकते हो। तो यहां पे भी हमने एक एग्जांपल ले रखा है, ये एक सिग्नल डिजाइन का क्वेश्चन है, आप देखो पहले और पढ़ो क्वेश्चन को। क्या है? अ प्री टाइम्ड 4 फेज सिग्नल। अब आप देखो जनरली अगर आप बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो उसमें क्या है कि बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो 2 फेज सिग्नल सिस्टम का होता है। जनरली जो क्वेश्चंस बुक्स में होते हैं या फिर किसी अदर एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन गेट का एक पैटर्न है, वो क्या करते हैं ना, किसी कॉन्सेप्ट के अंदर चले जाएंगे और उस कॉन्सेप्ट के अजम्पशन को चेंज कर देंगे, या फिर जो जनरली यूज की जाती है उसको चेंज कर देंगे, और उसके बाद क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। तो वहां पे आपको टेक्निकलिटी की ज्यादा जरूरत है, और इसलिए आपको मेहनत करने की भी ज्यादा जरूरत है। सो आप यहां पे एग्जांपल देखो, अ प्री टाइम 4 फेज सिग्नल हैज अ क्रिटिकल lane rate this critical lane flow rate for the first 3 phase given as 3 phases का दिया हुआ है, 4 में से 3 का दिया हुआ है, 200, 187 and 210 vehicle per hour with a saturation flow rate। अब यहां पे SI की वैल्यू भी दी हुई है, that is 1800 vehicle per lane per hour per lane। अब सबके लिए SI की वैल्यू सेम और सबकी Q की वैल्यू अलग अलग, लेकिन 4th फेज का डेटा दिया नहीं है। क्या पूछ रहा है एट द लास्ट? लिखा है all 3 phases, इन सब का दिया हुआ इफ द साइकिल लेंथ इज 60 सेकंड। अब यहां पे सी नॉट की वैल्यू आपको मालूम है 6, देन द कॉफी। अब यहां पे क्या पूछा? इफेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर द 4th फेज सेकंड्स में। अब देखो क्या है, आप पहले ध्यान से समझो क्वेश्चन को। सी नॉट की वैल्यू मालूम, y1 y2 y3 निकाल सकते हो, लेकिन इस y1 y2 y3 के बारे में पूछा ही नहीं है, चौथे फेज का टाइम पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको रिवर्स वे में वर्कआउट करना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू फाइंड व्हाट इज द सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो। तो जैसा डेटा दिया है वहां से सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि व्हाट इज द लॉस टाइम हियर एंड व्हाट इज द टोटल लॉस टाइम, और उसके हिसाब से वी कैन वर्कआउट। तो यहां पे टोटल लॉस टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4 × 4 एंड दैट इज इक्वल टू 16 सेकंड्स। 4 फेजेस थे ना, तो टोटल लॉस टाइम मिल गया। ऑप्टिमम साइकिल टाइम, अभी इस फार्मूले, ये तो वेल नोन फार्मूला है वेबस्टर मेथड का, यहां से यहां पे आप जानते हो सी नॉट की वैल्यू 60 दी हुई है, लॉस टाइम आपको मालूम है 16, और वहां से y की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड एज 0.517। अब इसकी वैल्यू को यूज करके यू नो दैट इट इज बेसिकली सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो ऑफ ऑल 4 फेजेस, इन सब को जोड़ दो, तो यहां से आपको y4 मिल गई, और उस y4 को यूज करते हुए नाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट व्हाट इज द इफेक्टिव ग्रीन टाइम। यू कैन सी हियर इफेक्टिव ग्रीन टाइम इज बेसिकली y4 अपॉन कैपिटल Y इनटू C0 - L, और यहां से बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। लेकिन यहां तक आने के लिए आपको सोचना पड़ा, ट्रिक्स एंड लॉजिक्स लगाने पड़े। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी एनईटी, जब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, नेवर बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनफैक्ट गेट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते ही नहीं, कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। लेकिन जहां तक बात है एनईटी की, एनईटी ही है जो आपका स्कोर बढ़ाता है, एनईटी है जो बाकी सबसे आपको लीड कराता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था 3 टाइप, ये 2 टाइप तो पहले भी थे, अब जो तीसरा टाइप है वो क्या है? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो उसका भी हमने एक एग्जांपल रखा है, लेकिन एग्जांपल पे जाने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं। जब भी हम लोग बात करते हैं ना मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन की, एमएसक्यू, तो इसमें होगा क्या, इसका क्या पैटर्न है, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस, और उस 4 में से कितने भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है एक ही करेक्ट है, हो सकता है 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, चारों भी करेक्ट हो सकते हैं, और जितने करेक्ट है उतने आपको पिक करने पड़ेंगे। अगर ये 3 करेक्ट है तो तीनों पिक नहीं किया आपने, तो फिर आपको आंसर नहीं, मार्क्स इसके नहीं मिलने वाले। सिमिलरली 2 करेक्ट है, दोनों पिक करना पड़ेगा। अब ये समझो कि इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाएगा। जनरली अब चूंकि थ्योरेटिकल कंसर्न आ रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले प्रीवियस पैटर्न से अभी को कंपेयर करके दिखाता हूं। अभी तक जो भी पैटर्न रहा है, अभी तक जो भी सिलेबस रहा है, उसमें थियोरेटिकल का कंसर्न बहुत ही कम रहा है, रेयर कंसर्न रहा है गेट में। आप किसी भी साल का एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, आपको ज्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिखाई देंगे, रेयर नंबर ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चंस दिखाई देंगे। दैट मींस गेट वाज ओनली अबाउट द न्यूमेरिकल एंड वेरी लेस रेयर अबाउट द थियोरेटिकल पार्ट, बट नाउ ऑनवर्ड्स गेट इज गोइंग टू आस्क यू द थियोरेटिकल क्वेश्चंस आल्सो। एमएसक्यू में जनरली थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, कभी कभी आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे, ज्यादातर थियोरेटिकल क्वेश्चंस। तो मैंने उसी टाइप का एक एग्जांपल लिया है जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और भी यहां पे आइडिया आपको और भी क्लियर करेगा। एमएसक्यू देखो यहां पे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड ऑन अ
सर्कुलर कर्व ऑन ए हाईवे टू प्रोवाइड। अब ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने के कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। और उसमें से अब इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हैं वो क्या क्या करेक्ट है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तो प्राइम ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद मिनिमाइज और मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि साइड डिस्टेंस पे इसकी डिपेंडेंसी होती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरलेवेशन, बिल्कुल करेक्ट। एंड कंफर्ट एंड द सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर, व्हिच इज 100% करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो मल्टीपल सेलेक्ट है ना, सो ए, सी एंड डी, ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। आई होप कि आपको हाईवे इंजीनियरिंग का कंसर्न जो गेट में आने वाला किस तरीके से आएगा, ठीक है, इसका सिलेबस चेंजेस से लेकर के पैटर्न के चेंजेस तक सब आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब मैंने जो भी आपको समझाया है, आई होप कि आपको समझ में आया और आप इसे पूरी तरीके से अप्लाई करें। सो विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गेट 2021, इसमें हम लोग यहाँ पर रेलवे इंजीनियरिंग के लिए कुछ चीज़ें हैं, उन्हें डिस्कस करते हुए चलते हैं। गेट में किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, क्या उनका पैटर्न रहेगा। डिटेल में जाने से पहले मेरा इंट्रो। मेरा नाम दुष्यंत, मैंने IIT बॉम्बे से अपना बीटेक किया हुआ है। उसके बाद मैं मैकॉन लिमिटेड के अंदर एक स्टील डिज़ाइनर था। उसके बाद मैं UPSC के थ्रू AEE मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में जॉब किया और फिर उसके साथ साथ ही यहाँ पर मेडिसी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो गेट के लिए सिलेबस जब चेक करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर, तो ज्योमेट्री डिज़ाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, स्पीड एंड कैंट, यही हमारे पास में रह जाएगा रेलवे वाले पार्ट के साथ में। बेसिकली पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग ये डील करते हैं कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक को जब बनाया जाता है तो उसके अंदर स्पीड के साथ में हम लोग सुपर एलिवेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं, किस तरह से उसे प्रोवाइड किया जाता है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो हम लोग किस तरह से उनके फैक्टर्स को कंसिडर करके वहाँ पे ट्रेन के मूवमेंट को परमिट करते हुए जाएंगे। एक ये होता है। दूसरा ये होगा कि अगर हम लोग सेम टाइम पे अगर ट्रेन का मूवमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे लिए कर्व्स को जो प्रोवाइड करना है, तो कर्व्स तो बेसिकली हमारे पास 2 ही टाइप के होते हैं जिनको प्रोवाइड किया जाता है, हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व। तो उनके साथ हम लोग किस तरह से डील करेंगे, तो बेसिकली हम लोग जिसमें होता है चेंज इन अलाइनमेंट के बेसिस पर हॉरिजॉन्टल कर्व, चेंज इन ग्रेडियंट के बेसिस पर वर्टिकल, इस बेसिस पर हम लोग कर्व्स को आगे कैरी करते हुए जाएंगे। तो उसमें जो मेन हमारे पास में रह जाएगा वो रह जाएगा स्पीड वाला पोर्शन, जिसके लिए इस पूरे चैप्टर को हम लोग समराइज करते हुए चलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर एयरपोर्ट डिज़ाइनिंग का कंसेप्ट भी इंक्लूड किया गया है। एयरपोर्ट डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास में इसको ब्रॉडली 2 पार्ट में ही हम लोग डिवाइड कर पाते हैं। एक होगा जिसके लिए रनवे के रिगार्डिंग कंसेप्ट पूछे जाते हैं और दूसरा पूछा जाता है टैक्सी वे के रिगार्डिंग। उन्हीं के क्वेश्चंस हैं जो अभी तक गेट के अंदर पूछे भी जा चुके हैं और इन्हीं के क्वेश्चंस से ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टू द पॉइंट इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। डायरेक्टली अगर उनको आप अप्लाई करेंगे तो उनके बेसिस पे डायरेक्टली हम लोग उनके क्वेश्चंस पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक MCQ क्वेश्चन है वो इस तरीके से, फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर एट द प्रपोज्ड एयरपोर्ट साइट द मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर इज 39 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑलरेडी गिवन। Then after the monthly mean of the maximum daily temperature is 48 degrees Celsius for the same month of the year. From the given information, the calculate airport reference temperature. जैसा मैंने आपसे अभी कहा भी सही कि अगर हमारे पास में सिर्फ इसका फॉर्मूले का पता है हम लोगों को तो इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला लगना था, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर इक्वल टू TA प्लस इन ब्रैकेट TA माइनस TA डिवाइडेड बाई 3। उस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। दोनों पैरामीटर ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिवन थे और अप्लाई करते ही हमारे पास में उसका आंसर इजीली हम लोगों को मिल सकता है। इसमें एफर्ट्स बहुत कम रहते हैं, लेकिन बस हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या था, कहाँ से इसको यूज़ किया जाता है और कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, राइट, ठीक है। एवरेज डेली टेम्परेचर TA इक्वल टू 39 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम डेली टेम्परेचर TM इक्वल टू 48 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और डायरेक्टली उसके बेसिस पर ये रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को पूछे जाते हैं, जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करने से भी हम लोग उस क्वेश्चन पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है NAD, जिसमें न्यूमेरिकल बेसिस पे हम लोग इसको जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स के साथ हमें इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जहां हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पासेस थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कर्व सेक्शन रेडियस 875 मीटर of length 200 meter. Full stop. The allowable speed on this portion is 100 km per hour. For calculating the cant, consider the gauge distance as center to center distance between the rails head equal to 1750 mm.
ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें वहां पे दिए हुए हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल कैंट इन mm राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रेल हेड्स, राइट। तो ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, उस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ था कि यहाँ पे जो गेज डिस्टेंस हमको जो दिया गया है, वो गेज डिस्टेंस यहाँ पे दिया है 1750, ठीक है। तो इस टाइप का भी जो मॉडिफिकेशन है, जिसमें कि अगर जो एग्जामिनर पॉसिबल पूछ सकता है, ये टाइप का भी हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं कि हम लोगों के पास में अगर एग्जामिनर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करे तो उसके बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में क्या चेंज आने हैं, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्टली हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज E theoretical इक्वल टू GB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127R। इसमें गेज डिस्टेंस ऑलरेडी आपको गिवन था, रेडियस ऑफ द कर्व भी गिवन है, वैल्यूज पुट करोगे और आंसर। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि रेलवे का ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, जिसके बेसिस पर पूछे गए क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछे जाते हैं। रेलवे की सबसे खास बात यही है कि रेलवे और एयरपोर्ट के साथ में कि इनके क्वेश्चंस का वेटेज 1 या 2 मार्क्स के साथ में आता है। और कभी कभी जब ये क्वेश्चंस ऐसा भी हुआ है कि इसको 2017 में ऐड किया गया था रेलवे इंजीनियरिंग, उसके बाद से इसका हर साल एक एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही है जो इसमें पूछे गए। एक साल क्वेश्चन आया भी नहीं था, ये भी इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन यही इसका एडवांटेज बन जाता है कि जब भी कभी अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स के पास में श्योरिटी रह जाती है कि हम उस क्वेश्चन को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं और वो क्वेश्चन के मार्क्स हमारे पास में ऑलमोस्ट ये होता है कि श्योर मार्क्स हैं जिसको हम लोग वहाँ पे ग्रैब करते जाएं, क्योंकि इनमें टू द पॉइंट क्वेश्चंस होता है। कंसेप्ट इसमें ऑलरेडी हमारे क्लास में अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होते हैं, तो बच्चे को बस जाके एक होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करो और आसानी से उसके आंसर्स हमको आपसे मिलते हुए चलते हैं, ठीक है। ये हो गया MSQ क्वेश्चन। कैलकुलेट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन ए ब्रॉड गेज ट्रैक, मैक्सिमम अलाउबल स्पीड इज 80 km/h, सुपर एलिवेशन ऑन द कर्व इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमारे पास में जो इसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस है, ये हमको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इनमें थोड़ा सा सोचना होता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में जो 3 फॉर्मूले हैं उनको यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको यहाँ पर सुपर एलिवेशन मेंशन किया हुआ है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर के साथ। एक आंसर तो यहीं से मिल जाएगा। दूसरा होगा कि आपको स्पीड भी दे रखा है, सुपर एलिवेशन दे रहा है, ये भी मैच हो जाएगा। कैंट एफिशिएंसी की वैल्यू जो है वो हम लोग जो ब्रॉड गेज के लिए प्रोवाइड करते हैं वो वैल्यू होगा 7.6 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज भी हमारे पास में स्टैंडर्ड है जो रेलवे बोर्ड के थ्रू हम लोगों को मिलती है। इन वैल्यूज को जब अप्लाई करोगे तो ये ऑफ कोर्स 3 आंसर हैं जो मिलेंगे हमको, तीनों को ही इसमें चेक करना है और उसके बाद हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो उसके बेसिस पे देखते हैं कि इनमें से आंसर फिर कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक तो रह गया 43.2, 35.04 और 44.38, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग यहाँ पे चेक करें 43.2, 44.4 जो नियर इसका आंसर है यहाँ पर मैच होता हुआ दिखाई देता है, ये आंसर नहीं मैच हुए यहाँ पे। तो ये भी हमारे पास में रहता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो कि पूछने के उनके इंट्रोड्यूस जो किया हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा अगर ऑप्शंस है तो उनमें से फिर कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि हमको करेक्ट आंसर पे पहुंचाएगा। तो अगर आपके पास में ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि यही 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों में से ही हम लोग क्वेश्चन को अगर अप्रोच करना है तो आसानी से हम लोग उस रिजल्ट पर कैरी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर दोस्तों जो सब्जेक्ट है हमारे पास रेलवे इंजीनियरिंग, उसमें बस मैं आप लोगों से यही एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि सब्जेक्ट के अंदर इसका जो वेटेज आपको मिलेंगे 1 या 2 क्वेश्चंस है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें आपसे पूछ सकते हैं या पूछे जाते हैं इसके अंदर। उन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपको लेस देन 1 मिनट्स का जो हमारा टारगेट होता है उसमें आप लोगों के लिए अप्रोच करना होता है। इनफैक्ट मेरी क्लास की यही थ्योरी रहती है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर उसको 1 मिनट का टाइम दिया भी है स्टूडेंट्स को तो उसको इतने कम टाइम में वो सॉल्व कर लेगी ताकि जो उसके पास में अगर 10 से 20 सेकंड का टाइम अगर बचा भी है तो वो दूसरे क्वेश्चन में वो अप्रोच कर सके। इसी एम के साथ में मैं आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करूंगा रेलवे इंजीनियरिंग। थैंक यू। हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट सर्वेइंग इन गेट 21 कॉन्क्लेव। सो आपको मालूम होगा कि इस गेट 21 में कई सारे चेंजेस आए हैं। कुछ चेंजेस हैं सिलेबस के और कुछ चेंजेस हैं पैटर्न के। एक एक करके हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि सर्वेइंग से रिलेट करता हुआ क्या चेंजेस आया है। तो मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो भी मैं डिस्कशन करूंगा उससे पहले अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। सो I am Ashish Kumar and I am civil engineering. I have done civil engineering from BIT Misra and MTech from IIT Delhi. I have a total 9 years of teaching experience in the field of GATE and ESE. So now let's start with the syllabus.
हम लोग अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप चेंजेस देखोगे ना तो सिर्फ एक टॉपिक रिमूव किया गया है और वो है जीपीएस। यू कैन सी हियर। सो दिस चेंज इज जीपीएस, मतलब कि पहले वाले सिलेबस में उन्होंने आखिरी में ऐसा लिखा था बेसिक्स ऑफ द रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एंड जीपीएस, जो कि इस बार इन्होंने सिर्फ जीआईएस तक लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब मैं तब भी बोलूंगा कि प्रैक्टिकली ये मत समझना कि जीपीएस रिमूव कर दी गई है, बिल्कुल भी नहीं। जब हम लोग जीआईएस की बात करते हैं ना रिमोट सेंसिंग की, तो जीपीएस भी उसी का एक पार्ट है, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिकली। भले ही उन्होंने टर्म नहीं लिखा लेकिन तब भी वो सिलेबस में माना जाएगा। ठीक है, आप उसे कंसीडर करके चलिए, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दिस जीपीएस इज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली, राइट। सो ये सिलेबस है और अगर आप पास्ट पैटर्न देखोगे तो हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ रखा उन्होंने। सो मतलब कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है इस पूरे सर्वेइंग के सिलेबस में गेट में जो कि अनटच्ड है। हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन वहीं पे कुछ टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, कुछ टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे और कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस का लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लेवल काफी अच्छा मिलेगा। तो हम लोग अभी इसके बात भी करेंगे कि कौन से टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चंस के लेवल टफ होते हैं, किससे आसान होते हैं, कौन सी चीज हमारी कॉम्पिटिटिव लेवल को क्रॉस करेगी, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कि वेटेज का क्या कंसर्न रहा है। तो पिछली बार चेंज गेट का हुआ था 2016 में। जो पिछली चेंज थी 2016, उसमें सर्वे में काफी सारे चेंजेस आए और जो अभी चेंजेस आए हैं उसमें से नेग्लिजिबल चेंजेस हैं। इन दोनों को मतलब 2016 से लेकर के 2020 तक में जो चेंजेस आए हैं उसका एक डेटा है जो आप यहां पे देख सकते हो। लुक एट दिस लास्ट 5 इयर्स डेटा। सो 16, 17, 18, 19, 20 में सेट 1 एंड सेट 2 को अगर कंपेयर करो तो मैं यहां से आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखो कि जनरली आपको ना 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ऐसा दिखाई देगा 3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस एंड रिसेंटली इट इज 1 क्वेश्चन। पास्ट पैटर्न में सेट 2 में भी देखो 3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस एंड नाउ इट इज 1 क्वेश्चन, समटाइम्स नो एनी क्वेश्चंस इन 1 मार्क्स, बट देयर विल बी क्वेश्चंस इन द 2 मार्क्स ऑल्सो। सो अब 2 मार्क्स के लिए देखो तो पहले इसमें क्या है, 1 मार्क्स वाले में धीरे धीरे कम करके खत्म ही हो गया है, इसमें भी कम करते हुए खत्म ही हो गया। कई बार पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते हैं, लेकिन 2 मार्क्स वाले में आप देखो तो आपको इंक्रीजिंग नंबर दिखाई देगा। देखो पहले एक क्वेश्चन और अभी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली यहाँ भी 1 क्वेश्चन 2 समथिंग लाइक दैट। मतलब कि ओवरऑल अगर देखो तो आप ऐसा समझ के चल सकते हो कि एवरेज एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में दिखाई देगा, 1 से 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम, और 2 से 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको नजर आ जाएंगे 2 क्वेश्चंस में। इस तरीके से पैटर्न रहेगा हमेशा सर्वेइंग का। अगर आप इसके मार्क्स देखो कि ओवरऑल कितने मार्क्स के एवरेज पूछे जाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो आई हैव लिस्टेड। यू कैन सी एवरेज 4.6 मार्क्स, लेकिन ये 4.6 मार्क्स आप जो देख रहे हो ये इसमें सर्वेइंग कि जो एवरेज मार्क्स 4.6, इसमें कुछ 1 मार्क्स से कुछ 2 मार्क्स के, लेकिन ये तो पास्ट पैटर्न था ना 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के। लेकिन अब आपको तो मालूम है कि अब जो नया पैटर्न आया है उससे सिर्फ 1 मार्क्स 2 मार्क्स से तो क्वेश्चंस होंगे, लेकिन क्वेश्चंस का टाइप चेंज हो गया है। देयर विल बी सम क्वेश्चंस फ्रॉम एमसीक्यू दैट इज मल्टीपल चॉइस, देयर विल बी सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनएटी दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एंड द न्यू introduction in the GATE syllabus or the new introduction in the GATE pattern is that is MSQ, multiple select question। तो मैं इन सब का एक एक पैटर्न आपको दिखाता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, गेट में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते सर्वेइंग में। उसमें भी हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ लॉजिक्स होते हैं। कभी भी वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते कि पुट द डेटा एंड गेट द आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस गेट में नहीं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक्स होती है, लॉजिक होती है। तो हर एक क्वेश्चंस को बनाने के कई बार 2 तरीके होते हैं, कई बार 3 तरीके होते हैं। सो व्हाट वी टीच इन मेड इजी, व्हाट इज द शॉर्टकट टेक्नोलॉजी, जिसमें व्हाट इज द शॉर्टकट टेक्निक जिसमें आप कम से कम समय लेकर के जल्दी से जल्दी एक्यूरेट आंसर्स को निकाल सकते हो। अब हमने यहाँ पे जो 3 टाइप्स इस बार से जो इंट्रोड्यूस हुआ है, एक एक करके सबके एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रखे हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहले MCQ। अब MCQ इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मैंने हाईवे में भी ये वाली बात कही थी कि जब भी MCQ का क्वेश्चन गेट में आता है ना तो उसमें करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग आंसर दोनों ही लिखे होते हैं चारों ऑप्शंस में से, लेकिन कौन सी करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है, अब इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट के डेप्थ में जाना पड़ता है। ऐसा है कि जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं वो भी प्रॉपर्ली डिजाइंड होते हैं कि ये रॉन्ग आंसर्स इस तरीके से डिजाइंड है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर कोई मिस्टेक किया, सो दोज मिस्टेक्स आर आल्सो वेल नोन टू द वन हु आर मेकिंग द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस बनाते हैं, जो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, उनको मालूम है कि आप कहां मिस्टेक करते हो, तो वो क्या करते हैं, आपकी मिस्टेक्स को भी कंसीडर करके उस क्वेश्चन में उसके ऑप्शंस को फ्रेम करते हैं। और इसीलिए जब आप क्वेश्चंस को रॉन्गली सॉल्व करोगे ना तो रॉन्ग आंसर्स भी कहीं ना कहीं मैच कर जाता है। इससे बचना है, ठीक है, इससे बचना है। और इसीलिए
मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस का हर एक टॉपिक का ना डेप्थ में जाना जरूरी है, हर एक चीज को समझना जरूरी है। तो मैं आपको यहां से दिखाता हूं, एक क्वेश्चन का एग्जांपल है एमसीक्यू का। हियर यू कैन सी इट इज द क्वेश्चन ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ। तो आप यहां पे पढ़ो पहले क्वेश्चन को। अ बेंचमार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड at the soffit of an ornamental arch at known elevation of 100 meter. RL of benchmark ornamental arch है, आर्च कहीं ऊपर में है, ठीक है, और उस पे दिया हुआ है RL of benchmark, अब वो मीन सिलेबल। The backside reading used to establish the height of instrument is an inverted staff reading of 2.105 meter. अब ये 2.105 ये इन्वर्टेड स्टाफ है, बैक साइड वाली रीडिंग, और उस पर ली गई है। अब फॉरवर्ड साइड रीडिंग, अच्छा एक चीज और, जब ये इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग है तो मैं इसको नेगेटिव रीडिंग भी लिख सकता हूं, क्योंकि आप जानते हो कि इन्वर्टेड स्टाफ की रीडिंग आप नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हो। आगे बढ़ते हैं। अब फॉरवर्ड साइड रीडिंग विच इज फोरसाइट रीडिंग विद अ नॉर्मली हेल्ड स्टाफ इज 1.105 इज टेकन ऑन रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड प्लिंथ। ठीक है, पूछा गया है व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ द प्लिंथ लेवल। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो नॉर्मली जरिया होता है वो हमने यहां पे दिखा रखा है। लुक एट दिस। इसका सॉल्यूशन करना काफी आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे, जो कि आपको मालूम है कि बैक साइड रीडिंग प्लस बैक साइड रीडिंग, बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग। सो आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग से हम लोग एचआई निकाल लेंगे, और वही चीज यहां पे निकालेंगे 100। लेकिन जो बैक साइड थी वो चूंकि इन्वर्टेड स्टाफ में थी, द नेगेटिव साइन इज अप्लाइड हियर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गेटिंग व्हाट इज द एचआई वैल्यू। ये निकल गई एचआई। और अब एलिवेशन ऑफ प्लिंथ लेवल अगर मैं बोलूं तो करना क्या है, एचआई माइनस फोर साइड रीडिंग, एंड फाइनली यू आर गेटिंग दिस आंसर। लेकिन ये तो आप जानते हो ना, ये तो बुकिश टेक्निक है। अब इसी में शॉर्टकट लगाओगे ना, अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा सा होल्ड कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चंस में ना इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन पढ़ करके उसको विजुअलाइज करना जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या है, क्या पूछा जा रहा है और सिचुएशन कैसा है। तो वो समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू अभी विजुअलाइज कराता हूं। देखो, जैसे मान लो ये है इंस्ट्रूमेंट, ये है इंस्ट्रूमेंट, और यहां पे कहीं पे कोई ऑर्नामेंटल आर्च है, और इस जगह पे बेंचमार्क एस्टैब्लिश की गई है। दिस वन इज द बेंचमार्क। उस बेंचमार्क पे एक लेवलिंग स्टाफ रखी गई जो कि इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड स्टाफ। एंड देन वी हैव एनी बिल्डिंग प्लिंथ लेवल, तो ये है मान लो प्लिंथ, ठीक है। अब यहां से मैं बोलूं कि इस जगह पे लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसी है, ठीक है, और दिस यू कैन सी यहां पे ली गई है बैक साइड रीडिंग, और यहां पे ली गई है फोर साइड रीडिंग। ये सिचुएशन आपको हमेशा समझना है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करने के बाद ये सारे आइडियाज वैसे ही क्लियर हो जाते हैं, और किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली थ्रू द ट्रिक यू कैन गेट दिस आइडिया। सो मैं आपको वैल्यूज दिखाता हूं कि बेंचमार्क की वैल्यूज क्या दी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहां पे आप देखो, जो क्वेश्चन में दो तीन चीजें लिखा हुआ है। आरएल कितना है 100, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है, दैट इज 2.105, एंड 1.105 इज द दिस। नाउ दिस इज 2.105 एंड दिस इज 1.105, एंड आरएल ऑफ बेंचमार्क कितना है 100 मीटर। तो आपने यहां पे एक टेक्निक समझो कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, इट इज वेरी इजी टू वर्क आउट। करना कुछ नहीं है, बस अगर आप सही तरीके से दिमाग लगाओगे ना, ठीक है, तो वो सॉल्व कैसे करेगा क्वेश्चंस को। आप जानते हो कि बैक साइड का मतलब ये वाली हाइट है, बेसिकली दिस हाइट इज 2.105, और आप ये भी जानते हो कि दिस हाइट फ्रॉम हियर टू हियर इज 1.105। अब यहीं पे मैं बोलूं कि भाई ये है बेंचमार्क, ये है बैक साइड और ये है फोर साइड, तो अल्टीमेटली आरएल ऑफ प्लिंथ अगर निकालना हो, सो व्हाट आई कैन राइट, दिस आरएल ऑफ प्लिंथ, आरएल ऑफ प्लिंथ, देखो कितना सिंपल निकलता है। मैंने क्या बोला, ट्रिक। आप चाहो तो फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, फार्मूला से भी वही चीज निकाल रहे हो जो कि डायरेक्टली ही वर्कआउट कर सकते हैं। सिर्फ एक स्टेप ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। क्या करना था, 100 minus 2.105 and minus 1.105 is the answer. That's it. 100 minus 2.105 minus 1.105 is the answer. Whatever is the value. अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, this is 100 minus 2.105 and minus 1.105 is the answer. ये जो भी आ रही है वो आंसर आ जाएगी। सो दिस इज हाउ यू वर्क आउट। सो कभी भी जब क्वेश्चंस की बात करते हो ना आप, तो उसको सॉल्व करने के कई सारे टेक्निक होते हैं, एंड व्हाट वी टीच इन मेड इजी इज अ शॉर्टकट, एंड कि आप एक्यूरेसी के साथ कम से कम समय में किस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब हम लोग गेट की बात करते हैं ना, तो गेट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द ट्रिक्स एंड लॉजिक, एंड दैट लॉजिक यू नीड टू अंडरस्टैंड इन ईच एंड एवरी टॉपिक।
ठीक है, तभी आप फास्ट हो पाएंगे, तभी आपकी रैंक अच्छी आती है। चलो आगे चलते हैं। ये था वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज NAT। NAT मीन्स न्यूमेरिकल आंसर टाइप। और मैंने इस बात को हाईवे में भी जिक्र किया था कि जब हम लोग NAT की बात करते हैं ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। क्योंकि देखो इसमें क्या है ना कि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल स्टैंडर्ड होते हैं, तो आप ऑप्शन से आइडिया लगा नहीं सकते, ऑप्शन है नहीं आपके पास में, आपको इसमें आंसर्स निकालने पड़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कई बार लंबे भी होते हैं, कई बार छोटे भी होते हैं, लेकिन हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन जब उनको देना होता है ना, तो ये पैटर्न है गेट का कि ज्यादातर ट्रिकी क्वेश्चन आपको NAT में ही नजर आएंगे। सो जैसे यहां पे देखो एक क्वेश्चन है, एन एरियल फोटोग्राफ ऑफ ए टेरेन हैविंग एन एवरेज एलिवेशन ऑफ दिस 1400 मीटर इज टेकन एट अ स्केल 1:7500। स्केल मालूम है आपको, और वहीं पे एवरेज एलिवेशन मालूम है टेरेन का। तो ये ना H एवरेज की वैल्यू है, और ये हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, दिस इज H एवरेज की वैल्यू हो जाएगी 1400 मीटर। और साथ में आप देखो स्केल दिया हुआ है, दिस स्केल इज 1:7500। The focal length of the camera, small f की वैल्यू, focal length of the camera is 15 centimeter. So focal length of camera is 15 centimeter. आप देखो this is 15 centimeter. The altitude of the flight, अब देखो altitude above mean sea level कहने का मतलब क्या हुआ? जनरली altitude, जब हम लोग mean sea level से ऊपर कितना altitude है अगर ये बोलते हैं, तो इसी को हम लोग flying height भी कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल H से। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द कैपिटल H वैल्यू। लेकिन जब भी गेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो उसमें एक चीज जरूर मेंशन होता है, अप टू समथिंग डेसिमल पॉइंट। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि डेसिमल आपको बहुत ही एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये चीजें एक्यूरेटली कैलकुलेट करके डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट्स, जो भी जितने पॉइंट्स लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो सिर्फ 1, कई बार 2 डेसिमल, और कई सारे ऐसे भी क्वेश्चंस दिखाई देंगे इसमें 3 डेसिमल प्लेस होंगे। तो सॉल्व करना है, तो ये सिंपली स्केल के फॉर्मूला से रिलेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ मालूम है, और स्केल से आप देखो यहाँ पे वी हैव द रिलेशन ऑफ द स्केल व्हिच वी कैन यूज हियर टू कैलकुलेट। वी नो दैट स्केल हैज अ फॉर्मूला दिस मच, स्केल इज इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन H माइनस H एवरेज बोलेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्केल मालूम है 1:7500, ये मालूम है 15 सेंटीमीटर, सो 15 × 10⁻² डिवाइड बाई H माइनस 1400, एंड फाइनली वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। सो क्वेश्चंस जो आते हैं ना, हमेशा ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें थोड़े से ट्रिक्स एंड लॉजिक होते हैं। ये तो तब भी सिंपल आपको लगा होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में डायरेक्टली सॉल्व होके आ जा रहा है। ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो वो ट्रिक एंड लॉजिक ही आपका कंसर्न है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और भी टाइप है क्वेश्चन का, और वो है MSQ। जब हम लोग MSQ की बात करते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, तो आप पहले ये जान लो, जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में MSQ थोड़े कम बनते हैं, रेयर बनते हैं। जब जब MSQ बनाई जाएगी ना, उसमें थ्योरेटिकल कंसर्न जरूर होगा। एंड सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से एम्पल नंबर ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि अभी तक अगर आप गेट का पैटर्न देखो, तो उन्होंने अभी तक सिर्फ न्यूमेरिकली पूछा हुआ था। अगर अब वो थ्योरेटिकली पूछने जा रहे हैं, क्योंकि MSQ है, तो MSQ ज्यादातर थ्योरेटिकल में सूट करता है। तो थ्योरेटिकली अगर वो पूछ सकते हैं, तो अब जो क्वेश्चंस अब आएगा उसमें आपको ये नजर आ सकता है कि कई सारे न्यूमेरिकल हैं और कई सारे थ्योरेटिकल भी हैं। तो हो सकता है थ्योरेटिकल का वेटेज अब यहां से बढ़ जाए। थ्योरेटिकल का वेटेज बढ़ने का मतलब है कि आपको थ्योरेटिकल अब यहां से थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। और थ्योरेटिकल में मैं आपको याद दिलाता हूं कि ESC के जो पेपर्स होते हैं ना, उसमें भी थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, और उसमें असर्शन एंड रीजनिंग हुआ करते थे। अब गेट में उस टाइप के असर्शन रीजनिंग तो नहीं पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैन बी टाइम टेकिंग। अब इसमें अगर आपने जितने ऑप्शंस उसमें करेक्ट हैं उतने एग्जैक्टली पिक नहीं किए, तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे उसके। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी एक कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन होगा। मतलब कि कॉम्पिटिशन जो वैरी करेगा ना, ये वो एरिया होने वाला है जहां पे बच्चे काफी सारे मिस्टेक करने वाले हैं। सो बी वेरी केयरफुल इन दिस MSQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन। सो आई होप कि मैंने जो भी डिस्कस किया यहां से आपको काफी सारे आइडियाज लगे होंगे। और एक MSQ का मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्लीकेबल
फॉर ए चेंज पॉइंट, अब मैं आपको याद दिलाता हूं, चेंज पॉइंट शायद आपने लेवलिंग में पढ़ रखा होगा। जब भी हम लोग चेंज पॉइंट की बात करते हैं ना, इट इज अ पॉइंट आफ्टर विच द इंस्ट्रूमेंट लोकेशन इज चेंज। लेकिन इंस्ट्रूमेंट लोकेशन चेंज करने से आप जानते हो कि इंस्ट्रूमेंट लोकेशन चेंज होती है, ये इसका डेफिनेशन होता है। लेकिन क्या क्वेश्चन डेफिनेशन से? नो, इसका है क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से। सो उसी चीज का कुछ ऑप्शंस यहां पे दिया हुआ है। आप बताओ क्या क्या हो सकता है। अगर आप चेंज पॉइंट देखो तो चेंज पॉइंट के पहले एक इंस्ट्रूमेंट और एक उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, तो होता क्या है कि दोनों इंस्ट्रूमेंट की लेवल अलग अलग हो जाती है। सो चेंज पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट की लेवल चेंज होती है, एक पॉइंट। दूसरा, किसी भी चेंज पॉइंट पे पिछली वाले इंस्ट्रूमेंट से पहले फोरसाइट ली जाती है और अगली वाले इंस्ट्रूमेंट से बैक साइड। तो अगर ऑर्डर ऑफ फोरसाइट बैक साइड देखोगे ना, तो एट चेंज पॉइंट फर्स्ट यू टेक द फोरसाइट that is from the previous instrument position and then you take the back side reading from the next instrument position। तो ऑर्डर क्या हुआ? पहले फोरसाइट एंड फिर बैक साइड। अब इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस बनते हैं। आप देखो यहाँ पे सबसे पहला चेंज पॉइंट के लिए डिनोट्स द शिफ्टिंग ऑफ द लेवल, 100% करेक्ट, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट का लोकेशन चेंज करोगे तो वो लेवल चेंज हो जाती है, तो शिफ्टिंग ऑफ लेवल करेक्ट है ए। आगे देखो, ओनली बैक साइड रीडिंग इज टेकन, रॉन्ग। ओनली नहीं, बैक साइड रीडिंग इज टेकन, लेकिन ओनली नहीं क्योंकि इस पे फोर साइड भी होते हैं। आगे देखो, फर्स्ट बैक साइड एंड देन फोर साइड रीडिंग टेकन, दैट इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि ऑर्डर किसी चेंज पॉइंट पे पहले बैक साइड फिर फोर साइड नहीं होती, पहले होती है फोर साइड जो प्रीवियस इंस्ट्रूमेंट से होती है और चेंज करने के बाद जो अगली इंस्ट्रूमेंट आएगी उससे होती है बैक साइड। नाउ यू सी द फोर्थ वन, first foresight and then backside reading is taken. So ultimately we have the two different options A and D correct. So यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा A and D. So आपने देखा ये तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे अब से। अब जो भी गेट के पेपर्स होंगे उसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस होंगे एंड बी वेरी केयरफुल फॉर टू डिफरेंट टाइप्स एंड दैट इज MSQ एंड NAT। जो आपका कंपटीशन होगा ना, जो आपका सिलेक्शन होगा, वो हमेशा ही अब कंपटीशन बेसिकली दो अलग अलग टाइप पे ज़्यादा बेस्ड होगा। MCQ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जनरली जिसमें बच्चे आसानी से आंसर कर पाते हैं, लेकिन NAT और ये MSQ ये दो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करेगा ना जो आपका टाइम टेकिंग भी होगा। और यही देखो, किसी भी एग्जामिनेशन में ना दो मतलब कि क्वेश्चंस का पैटर्न अगर देखो आप, तो कुछ क्वेश्चंस आसान होते हैं एंड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। वेटेज वाइज अगर मैं बोलूं तो वेटेज वाइज तो जो टफ लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका जनरली मार्क्स होता है 2 मार्क्स। और साथ में ये देखो कि वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज़्यादातर किस में लाई करेंगे, पहला NAT में एंड दूसरा MSQ में। वो MCQ में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ आपको उसमें ये समझो कि NAT और MSQ में ज़्यादातर आपको स्टैंडर्ड लेवल एंड गुड लेवल के क्वेश्चन नजर आएंगे। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ इन्हीं दोनों पे बेस्ड होगा। तो बेसिकली ये समझो कि एवरेज कैंडिडेट जो होता है वो कई सारे क्वेश्चन बना पाता है, लेकिन एवरेज का सिलेक्शन अच्छे रैंक से कभी नहीं हो सकता। अच्छे रैंक पे आने के लिए आपको इन सब टफ लेवल के क्वेश्चंस को क्रॉस करना पड़ता है। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप इन सब लेवल को इजीली क्रॉस कर जाओ और MSQ और NAT को लेवल के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप रिजॉल्व कर सकें। सो प्रिपेयर वेल। वन मोर पॉइंट अब मैं बोलूंगा यहां पे, वन मोर पॉइंट। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलते हैं। उसमें से सबसे पहला चैप्टर है दिस कंपास सर्वेइंग, उसके बाद ट्रेवर्स सर्वेइंग, तीसरा है लेवलिंग एंड चौथा है फोटोग्रामेट्री। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने आपको एक चीज़ बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जितने भी टॉपिक्स हैं उन हर एक टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे, हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे। लेकिन ये जो टॉपिक मैं अभी लिखा हूँ इससे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा नजर आएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन नजर आएंगे जहाँ पे आप फंस सकते हो। तो फंसना नहीं है, अच्छे तरीके से उसको रिजॉल्व करना है। उसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। सो आज का डिस्कशन अब यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। Welcome everybody. So let's start our discussion on construction materials. Today we would see the importance of construction material for GATE 2020. So presenting the GATE conclave for construction material. A brief introduction about me. My name is Badal Soni. I have done my BTech from IIT Delhi. I was associated with Indian Railways as an IAS officer. Then I have started mentoring students. I have an experience of more than 7 years for mentoring students for GATE engineering services as well as civil services. So let's start our primary discussion on construction materials. अगर हम construction material का syllabus देखें तो the construction material syllabus is comprised of the structural steel, cement and concrete. Structural steel में क्या पढ़ेंगे आप?
स्ट्रक्चरल स्टील में आप जो है आयरन से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन एक्सेट्रा पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि इस आयरन से किस तरीके से स्टील बनाया गया बाय ऑल्टरिंग द कार्बन कंटेंट एंड बाय ऑल्टरिंग वेरियस इंग्रेडिएंट्स। अलग अलग टाइप के स्टील्स होते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। हमारे स्ट्रक्चर में अब स्टील एज अ रोल्ड सेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर भी यूज़ हो रहे हैं। सिमिलरली स्टील्स आर यूज्ड एज रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट ऑल्सो। तो इस चैप्टर में आप इन रीबार्स दैट इज रेनफोर्समेंट बार्स और रोल्ड सेक्शन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी डिटेल में पढ़ेंगे। बट गेट में क्या है ना, इस स्ट्रक्चरल स्टील से अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ इसका आइडिया हमें होना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील। देन लेट्स कम टू सीमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सीमेंट एज यू ऑलरेडी नो इट इज़ अ प्राइमरी बाइंडिंग मटीरियल इन आवर कंक्रीट। तो कंक्रीट में जो बाइंडिंग मटीरियल दैट इज एक्चुअली सीमेंट। तो सीमेंट में आप उसके रॉ मटेरियल्स को पहले पढ़ेंगे, जब भी आप सीमेंट पढ़ेंगे इट्स लाइक अ स्टोरी। बिल्डिंग मटेरियल्स को आप जितना कोरिलेट करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, रटने की ज़रूरत नहीं, आप रिपीटेडली 2-3 बार पढ़ लोगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाती है। तो सीमेंट जब भी आप पढ़ना चालू करेंगे तो सबसे पहले यू शुड हैव अ क्लैरिटी ऑन द रॉ मटेरियल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट। देन व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस, फिर वो प्रोसेसेस के थ्रू हम क्लिंकर तक पहुंचते हैं, फिर उस क्लिंकर के हम बोक कंपाउंड्स देखेंगे, फिर उस क्लिंकर को ग्राइंडिंग करते हैं, उससे ही हमारा सीमेंट बन जाता है। तो देयर आर वेरियस कंपाउंड्स, बोक कंपाउंड्स इन क्लिंकर दैट अंडरगो हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अलग अलग टाइप के बोक कंपाउंड आप पढ़ेंगे, एलाइट, बिलाइट, सिलाइट एंड फेलाइट। देन बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस बोक कंपाउंड्स अलग अलग टाइप के सीमेंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पढ़ेंगे तो टाइप ऑफ सीमेंट जरूर ध्यान रखिएगा। देयर आर मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ सीमेंट, बट आपको सारी वेराइटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज आप जरूर पढ़ेंगे। सीमेंट की बहुत सारी वेराइटीज है। ओपीसी से आप चालू करेंगे, दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। देन यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, एयर एंट्रेनिंग सीमेंट, कलर्ड सीमेंट एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट, ऐसे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ सीमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन फिर ये पढ़ने के बाद आप प्रोसीड करेंगे वेरियस टेस्टिंग डन ऑन सीमेंट। सीमेंट पे कुछ केमिकल टेस्टिंग भी की जाती है और कुछ फिजिकल टेस्टिंग। केमिकल टेस्टिंग आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एज अ केमिकल इंजीनियर वो इंपॉर्टेंट है। एज अ सिविल इंजीनियर यू शुड मोस्टली फोकस ऑन द फिजिकल टेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट। Then we have the specific surface area test, that is the fineness test of cement etc. क्लियर है, सीमेंट में इतना कुछ पढ़ना है। देन प्रोसीड टूवर्ड्स द कंक्रीट। कंक्रीट के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप पढ़ेंगे, कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन पढ़ेंगे। कंक्रीट अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हेट्रोजीनियस मटेरियल है और काफ़ी ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ हो रहा है, तो कंक्रीट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ का हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे तो आपको वहाँ पता लगेगा कि मेजर बॉडी ऑफ द कंक्रीट इज कंपोज्ड ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। सीमेंट का तो बस वहाँ पे काम क्या है, बाइंडिंग मटेरियल। बट अगर अच्छे क्वालिटी का सीमेंट नहीं यूज़ करोगे, अच्छे क्वालिटी का बाइंडिंग मटेरियल नहीं यूज़ करोगे तो अच्छा कंक्रीट बनेगा नहीं। सिमिलरली अगर एग्रीगेट्स भी खराब होंगे तो दिस विल अगेन अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। फिर उसके बाद आप जो है मिक्स डिज़ाइन करना समझोगे, किस तरीके से मिक्स डिज़ाइन बनाया जाता है, किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। एक्चुअली मिक्स डिज़ाइन हिट एंड ट्रायल से ही बनेगा, बट पूरे मिक्स डिज़ाइन के प्रोसेस में आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से वाटर सीमेंट रेशियो एक्सेट्रा को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट इन 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में कितना कोर्स एग्रीगेट है, कितना फाइन एग्रीगेट है, उसको एक बैच बोलते हैं कंक्रीट का। मान लो 1 मीटर क्यूब का बैच बनाया तो उसमें क्या क्या चीज़ डालोगे कि आपको 1 मीटर क्यूब कंक्रीट मिल जाए। तो ये सब चीज़ें आप मिक्स डिज़ाइन में पढ़ेंगे। उसके बाद आप वेरियस टेस्टिंग ऑन कंक्रीट देखेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, वर्केबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आप फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कंक्रीट की स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कंक्रीट, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। थोड़ा सा भी अगर आप चूकोगे, जहाँ नज़र हटी वहीं दुर्घटना घटी। कंक्रीट के ऊपर ये एकदम लागू है। ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ मैं बता रहा हूँ ये एक दूसरे में एकदम मिंगल्ड है।
तो अच्छे से इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि कम से कम आप प्रीवियस ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस, देखिए ये रिसेंटली 2015 में ही मोस्ट प्रोबेबली ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपके गेट का पार्ट बना था, तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं प्रीवियस ईयर में, तो प्रैक्टिस के लिए यू शुड सॉल्व द प्रीवियस ईयर ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज। वो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बैंक है जिसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो अगर आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं तो मोस्टली आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में कि इसका वेटेज क्या है। चलो पहले देखते हैं व्हाट इज़ द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक। उससे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द टॉपिक्स रिमूव्ड एंड टॉपिक्स एडेड। टॉपिक्स कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, केवल रिमूव हुआ है। ब्रिक एंड मोर्टार रिमूव कर दिया गया है, ब्रिक एंड मोर्टार जो है रिमूव कर दिया गया है। देन दे हैव रिमूव द ब्रिक एंड मोर्टार को रिमूव कर दिया गया है, टिम्बर को रिमूव कर दिया गया है और बिटुमेन को रिमूव कर दिया गया है। इन 3 टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो मेजरली अगर आप प्रीवियस ईयर गेट का एनालाइज करो तो मोस्टली द क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम सीमेंट एंड कंक्रीट ओनली, बट अब फॉर्मली इन्होंने इन 3 टॉपिक को जो है हटा दिया। अब ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये सारे टॉपिक्स हैं अभी भी। क्लियर है? तो अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने ही है। वेटेज अगर देखा जाए तो 2020 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे सेट 1 में, सेट 2 में भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑन एवरेज देखेंगे आप तो 2.4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके गेट में एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन गारंटीड कंस्ट्रक्शन मटेरियल से पूछे जाएंगे। देखो मज़े की बात यह है कि इसका स्ट्रेच बहुत कम है। पूरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपको कवर करने में हार्डली 25 to 30 आवर्स लगेंगे और क्वेश्चन बहुत ही क्विकली होंगे। आप 10-15 सेकेंड में एक क्वेश्चन कर लेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, क्योंकि अगर या तो आपको नॉलेज है तो ही आप कर पाएंगे। अगर आपने उस क्वेश्चन के बारे में या उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में या उन प्रोसेसेस के बारे में नहीं सुना है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ अ वेरी क्विकली आप वेरी क्विकली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपने गेट में। तो आपको टाइम जो है ये आपको टाइम बचा देते हैं ऐसे क्वेश्चंस गेट में। और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके गेट में। तो अगर आपको एक थ्रू नॉलेज हो तो आप मोस्टली इस सारे के सारे नंबर स्कोर कर पाएंगे। इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स डिस्कस द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि गेट में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन इज एमसीक्यू, सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन एंड थर्ड वन इज द एमएसक्यू जो इसी साल ऐड हुए हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू 1 या 2 नंबर के हो सकते हैं, सिमिलरली न्यूमेरिकल आंसर टाइप एंड एमएसक्यू भी 1 या 2 नंबर के हो सकते हैं। पर देखो एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है, बट एमएसक्यू एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेट्स डिस्कस वन एमसीक्यू क्वेश्चन। तो क्या पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। ग्रुप 1 लिस्ट टाइप ऑफ टेस्ट मेथड्स and test apparatus for evaluating some of the properties of ordinary Portland cement, that is OPC and concrete। OPC के ऊपर भी है कुछ टेस्ट और कुछ टेस्ट कंक्रीट के भी है। ग्रुप 2 उन प्रॉपर्टीज़ को लिंक कर रहे हैं, मतलब ग्रुप 1 में कुछ टेस्ट है और ग्रुप 2 करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ है। देखो कितना सिंपल सा ये एक्सपेरिमेंट है या कितना सिंपल सा ये जो क्वेश्चन है। सबसे पहले ली चटलियर टेस्ट सीमेंट में किया जाता है फॉर फाइंडिंग आउट द साउंडनेस। तो साउंडनेस एक्चुअली निकालने के लिए सीमेंट में साउंडनेस 2 कारण से है। वन इज फ्री लाइम एंड सेकेंड वन इज मैग्नीशिया। फ्री लाइम की साउंडनेस को डिटेक्ट करने के लिए ली चटलियर टेस्ट है। वन मोर टेस्ट इज देयर, जब आप पढ़ेंगे ऑटोक्लेव टेस्ट, उससे आप साउंडनेस ड्यू टू लाइम भी डिटेक्ट कर सकते हैं और मैग्नीशिया भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ली चटलियर से फ्री लाइम के कारण जो अनसाउंडनेस होगी सीमेंट में वो डिटेक्ट करेंगे, डेट इज पी को 1 के साथ मैच किया जाएगा। वीबी टेस्ट एक्चुअली ये वर्केबिलिटी का टेस्ट है, वीबी टाइम टेस्ट बोलते हैं। वर्केबिलिटी के लिए अब अलग अलग टेस्टिंग यूज होती है। वर्केबिलिटी किसकी? कंक्रीट की। याद होगा वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को एनालाइज करने के लिए वी हैव अ स्लम्प टेस्ट, वी हैव वीबी कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीबी टाइम टेस्ट एंड फ्लो टेस्ट। अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं, डिटेल में जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये वीबी टेस्ट किसके लिए? फॉर जजिंग द वर्केबिलिटी, कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी ऑफ
कंक्रीट, दैट इज थर्ड। ब्लेन एयर परमिटिविटी टेस्ट, ये सीमेंट का टेस्ट है फॉर जजिंग द फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस ऑफ सीमेंट जज करने के लिए वी हैव द सीव मेथड, देन वी हैव द ब्लेन एयर परमिबिलिटी टेस्ट, इसको नर्स एंड ब्लेन मेथड भी बोलते हैं, वन एंड द सेम थिंग। देन देयर इज वन मोर टेस्टिंग, दैट इज वैगनर अर्बिडीमीटर टेस्ट, पर यहाँ पे हमें एयर पर अर्मिबिलिटी मेथड के बारे में बोला गया, दैट इज अ ब्लेन एयर परमिबिलिटी मेथड, दैट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द फाइननेस ऑफ सीमेंट, दैट इज फोर्थ। एंड लास्टली विकेट एपरेटस, ये भी सीमेंट में यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द कंसिस्टेंसी एंड इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। विकेट एपरेटस वहाँ पर यूज करते हैं। 3 टेस्ट होते हैं विकेट एपरेटस से, कंसिस्टेंसी का, देन सेटिंग टाइम, दैट इज इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। क्लियर, दैट इज थर्ड। तो आंसर क्या है 1342, 1342। तो करेक्ट आंसर इज, देखो हार्डली 10 से 15 सेकेंड लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट तभी कर पाओगे जब आपको वेरियस टाइप ऑफ टेस्टिंग का आइडिया हो। इस टेस्टिंग के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया आपके गेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अब बिल्डिंग मटेरियल में ज़रूरी नहीं है कि केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उसका एग्जाम्पल देखिए, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है, एक एयर एंट्रेन्ड कॉन्क्रीट है, वी हैव एन एयर एंट्रेन्ड कॉन्क्रीट, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिवन है, वाटर गिवन है, 1 मीटर क्यूब में 184 kg पानी है। ओपीसी दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 1 मीटर क्यूब में 368 kg जो है ओपीसी है। 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट में 606 kg सैंड या फाइन एग्रीगेट है, 606 kg। कोर्स एग्रीगेट कितना है 1155, दैट इज 1155 kg इन 1 मीटर क्यूब। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी सबकी दे रखी है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी 3.14, सैंड 2.67 एंड कोर्स एग्रीगेट इज 2.74। द एयर कंटेंट बताना है इन लीटर्स पर मीटर क्यूब। तो आप ध्यान दो बेटा, यहाँ पर सारा डेटा 1 मीटर क्यूब में ही बताना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना लेना है 1 मीटर क्यूब, और उसमें हमारा एयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ एयर बताना है इन लीटर्स पर मीटर क्यूब। सिंपल फेज डायग्राम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने एक फेज डायग्राम बना लिया है कि कौन कौन से फेजेस है, कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, ओपीसी है, दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, वाटर है एंड एयर है। इस तरफ मासेस लिख लो, इस तरफ वॉल्यूम लिख लो। टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इतना मास कोर्स एग्रीगेट का, इतना मास सैंड का, इतना मास ओपीसी, इतना मास वाटर, और एयर तो मासलेस है हमारी। बट हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एयर का वॉल्यूम। अब देखो इस फेज डायग्राम में अगर लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट आना है तो बस डेंसिटी से डिवाइड करना है। तो बस मैंने डेंसिटी से डिवाइड कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या है, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। डेंसिटी कैसे निकालोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, या डेंसिटी ऑफ वाटर इज द डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट की डेंसिटी कितनी है 2.74, तो उसकी कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.74, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी 2.74 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड 10⁻³ ऐसे ही मास ऑफ फाइन एग्रीगेट बाय डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, मास ऑफ ओपीसी बाय डेंसिटी ऑफ ओपीसी, मास ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये क्लब करके कितना होना चाहिए 1 मीटर क्यूब। सारी वैल्यूज फिट कर दी मैंने, वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ एयर केम आउट टू बी, मीटर क्यूब में आ रहा है दैट इज 0.0503, बट यूनिट्स का आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही चूक होती है यूनिट में। बहुत लोग यही रिपोर्ट करके आ जाते हैं आंसर 0.05, गलत हो जाएगा। ध्यान देंगे अगर यूनिट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड, लीटर्स पर मीटर क्यूब में आंसर बताना है। तो लीटर्स पर मीटर क्यूब में कितना आंसर हो जाएगा, दैट इज 0.0503 इंटू 10⁻³ दैट इज 50.3 लीटर्स पर मीटर क्यूब। इस तरीके से न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ये मिक्स डिजाइन का क्वेश्चन था, तो आप कंक्रीट में इस तरीके के न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट में। एमएसक्यू की तरफ पहुंचते हैं। देखो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट, स्मॉलर साइज एग्रीगेट प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया फॉर बॉन्डिंग विद द मोर्टार मैट्रिक्स which increases the compressive strength and reduces the stress concentration at the mortar aggregate इंटरफेस। देखो जितना स्मॉल एग्रीगेट होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही, जितना साइज छोटा होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया दैट इज सरफेस एरिया पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम उतना ही
ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो मोटार मतलब सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर है, मोटार का जो कवरेज होगा एग्रीगेट के ऊपर वो ज़्यादा होगा, जिसके कारण बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ डेवलप होगी वो बढ़िया डेवलप होगी। एरिया बढ़ने से स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी कम होंगे, जिसके कारण स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। स्मॉल साइज एग्रीगेट अगर यूज़ करते हैं तो स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती है, उसका रीज़न दे रखा है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट मिक्स। जब आप मिक्स डिज़ाइन पढ़ोगे उस समय आप देखोगे कि वाटर सीमेंट रेशियो प्राइमरीली ड्राइव्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा रखोगे तो स्ट्रेंथ कम होती है, और वाटर सीमेंट रेशियो अगर कम रखते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बट देखो इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है। अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम कर देते हैं तो आवर मिक्स विल बिकम वेरी हार्श, वर्केबल नहीं होगा। तो एक ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो आपको निकाल के लानी है, जिससे वर्केबिलिटी भी बहुत बढ़िया हो एंड स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़िया हो। बट स्ट्रेंथ का डायरेक्ट इफेक्ट है, वाटर सीमेंट रेशियो अगर बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, और सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। Even though concrete gains strength after 28 days with increase, such increase is not considered at design stage. देखो जो डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो FCK, that is 28 days कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। बट हमें पता है सीमेंट जो है लाइफ टाइम जो है स्ट्रेंथ गेन करता रहता है, क्योंकि जो C2S एंड C3S है, that is एलाइट और बिलाइट का कंप्लीट हाइड्रेशन होने में बहुत टाइम लगता है। और मेजरली C2S का हाइड्रेशन कंप्लीट होने में अराउंड 1 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। अराउंड 90% ऑफ हाइड्रेशन ऑफ C2S टेक्स प्लेस आफ्टर 1 ईयर। तो 28 डेज़ के बाद भी अप्रिशिएबल स्ट्रेंथ गेन हो रही होती है। बट डिज़ाइन के लिए हर वक्त आप कौन सी स्ट्रेंथ गेन ले लेते हैं? 28 डेज़ वाली। इट इज़ गिविंग यू अ सेफ्टी कुशन। बट जो भी आप डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ लेते हैं दैट इज़ 28 डेज़, उसके ऊपर जो भी स्ट्रेंथ गेन होती है वो आप डिज़ाइन में कभी भी लेते नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज सी। एंट्रेनमेंट ऑफ एयर इन कॉन्क्रीट इंप्रूव्स इट्स वर्केबिलिटी। जितना ज़्यादा एयर इंट्रेन करोगे वर्केबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो ये एयर है, एक बियरिंग एक्शन होता है, ये स्फेरिकल बॉल्स की तरह एक्ट करेंगे। एग्रीगेट्स के बीच में स्फेरिकल बॉल्स आ गए हैं ऑफ एयर, तो दे विल बी गिविंग यू अ बॉल बियरिंग एक्शन। तो अब एक एग्रीगेट दूसरे एग्रीगेट के ऊपर आराम से स्लाइड होके मूव कर सकता है, दैट विल इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। हाँ, एयर एंट्रेनमेंट के कारण वर्केबिलिटी बढ़ती है, बट अगर आप एयर एंट्रेनमेंट ज़्यादा कर दोगे तो वॉइड्स ज़्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की कम हो जाती है। देखो यही लिखा हुआ है, एंड इट्स रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, बट इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। एयर एंट्रेनमेंट के कारण फ्रीजिंग एंड थॉइंग में भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बट इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? A, B, C, D। इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गेट में पूछे जा सकते हैं, सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो जब आप एग्जाम में बट ये क्वेश्चन जब आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो वेट एंड वॉच फॉर गेट एंड 2021। आप इस तरीके का जो है क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो, और बिल्डिंग मटेरियल्स में मोस्टली द क्वेश्चंस विल बी ऑफ थ्योरेटिकल नेचर। क्लियर है मेरी बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप गेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, आप सोचेंगे यार नहीं सारे के सारे ऑप्शन कैसे हो सकते हैं, फिर आप सबसे ज़्यादा डाउट करेंगे सी ऑप्शन पे, क्योंकि आप भूल जाएंगे कि 28 डेज स्ट्रेंथ FCK है, वही हम लोग डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं और कोई स्ट्रेंथ नहीं ली जाती। क्लियर है मेरी बात? सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? वो तो जैसे ही मैंने बता दिया है, टाइप्स ऑफ सीमेंट, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, कंक्रीट की शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज़। जब आप पढ़ेंगे तो इन सारे टॉपिक्स पे खास करके स्ट्रेस दीजिएगा, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा। बट कवर आप पूरा करेंगे, छोटा टॉपिक है, कुछ छोड़िएगा मत पार्ट, एंड इट इज़ वेरी स्कोरिंग। टॉपिक या कंस्ट्रक्शन मटेरियल कवर करने में बहुत कम टाइम लगेगा, बट उसका वेटेज उस हिसाब से काफ़ी अधिक है। अराउंड 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट 2021। वेलकम एवरीबडी।
So today we will have our discussion on open channel flow. We will see the importance of the subject from gate point of view. A brief introduction about myself and then I will start with our discussion on open channel flow. My name is Badal Soni. I have a teaching experience of more than 7 years for gate as well as engineering services. I was an IAS officer with Indian Railways but now resigned. Now I have also completed my BTech from IIT Delhi. So let's start our discussion. It was a brief introduction about myself. So what is the syllabus of open channel flow in our present GATE 2021? In our present GATE, basically these are the various topics that would be comprised in our syllabus. First one is uniform flow, second one is energy depth relationship, third one is gradually varied flow and fourth one is rapidly varied flow and hydraulic jump. In uniform flow basically you study about the Manning's equation, the Chase's equation, then we also study the condition of most efficient channel condition for various channel cross section shape. In energy depth relationship we would study the flow transition due to hump creation or due to width contraction or due to change in cross section, etc. In gradually varied flow, we will study the various flow profiles and their GVF computations, mathematical computations of those flow profiles. And in the hydraulic jump, we will study the formation of hydraulic jump, the losses due to the hydraulic jump, the various types of hydraulic jump, etc., etc. So this is basically the syllabus of our GATE. No new topics are added in open channel flow. Neither any topics are removed from open channel flow. Previously also the syllabus was same and the new syllabus is also the same. Now let's talk about the weightage of open channel flow. See, open channel flow is a small topic, but given its length, the weightage is very high. We will complete open channel flow in around 20 to 25 hours. But its weightage in your exam, the average weightage, if you will see, it is around 2.9 marks or you can say 3 marks. In some years like in 2016, in one paper you have also had a weightage of around, you had also a weightage of 5 marks from open channel flow. You can see, and on an average you can expect at least 3 marks questions are asked from this topic. Questions are very simple, my friends, and this topic is also very simple. You will not require much time for revision as for the other topics. Since the coverage is small, there are less empirical things in this topic, so you can revise it very easily. This topic is more towards mathematical orientation. When you will study open channel flow, जब आप open channel flow पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि इसमें mathematics का ज़्यादा use है. So therefore इसको revision करने में आपको ज़्यादा time लगने वाला नहीं है. तो given इसका stretch, it's the hours taken for completion of open channel flow is less as compared to other major topics. And उसके हिसाब से इसका weightage काफ़ी अच्छा है and the questions are also very simple, so you should not leave this topic for your exam. और किसी year में 5 marks तक के भी question पूछे गए. So it is a very important topic for your GATE. So now let's see. Now we will discuss certain MCQ examples. You already know that there are 3 types of question being asked in your GATE. One is MCQ, multiple choice question, numerical answer type question, and lastly a new type of question is added in the GATE this year, that is MSQ, multiple select question. MCQ will carry negative marking of 1/3, whereas numerical answer type question and MSQ will not carry any negative marking. MSQ और NAT में कोई भी negative marking नहीं होने वाली है, but MCQ में 1/3 of the question marks will carry a negative marking. MCQ 1 मार्क का भी हो सकता है, 2 मार्क का भी हो सकता है. Similarly numerical answer type question 1 मार्क का भी हो सकता है, 2 मार्क का भी हो सकता है. Similarly MSQ भी 1 मार्क का भी हो सकता है, 2 मार्क का भी हो सकता है. As
given by the guidelines of GATE 2021. So let's see one simple numerical on open channel flow. What is being asked? For a best symmetrical trapezoidal section, for a best symmetrical trapezoidal section of an open channel with a given area of cross section, means area of cross section is constant and side slopes, one of the following statements holds true. तो ये एक्चुअली क्वेश्चन मोस्ट एफिशिएंसी का है एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन. वी ऑलरेडी नो फॉर अ मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन the side slope is 60 degree and the top width equal to, since it is half of the regular hexagon, if this becomes 60 degree, we already know hexagon have 6 sides, a regular hexagon. So a most efficient trapezoidal section is actually half of a regular hexagon, and in the case of hexagon all the sides are same. So in the case of this trapezoidal channel all the sides are same. So a most efficient channel will have a side slope of 60 degrees and all the side slope would be same for a most efficient trapezoidal section having an angle of 60 degrees. So for most efficient trapezoidal section I can say that top width is equal to 2b, that is top width equal to half of side slope length. This we can prove also very easily, but these results you should always remember, that is top width equal to twice of side slope length. Top width equal to twice of side slope length for a most efficient trapezoidal section. This condition is valid also if the side slope is other than 60 degree. But if you want to construct a most efficient trapezoidal section out of various side slopes, the side slope of 60 degree would be considered as a most efficient trapezoidal section. This we can prove also. Now let's see what is being asked in the question. Let's see what is being asked in the question. So it is said for a best symmetrical trapezoidal section, means both the side slopes should be same, of an open channel with a given area of cross section and side slope. One of the following statements holds true. It's an MCQ type question, so only one option will be correct. Half the top width is equal to one of the side slope. This is correct. This is correct. So half of the top width equal to one of the side slope, because top width is twice of side slope. We saw na, top width was twice of side slope length. So one side slope is equal to half of top width. It is correct answer. B option C, half of top width is equal to both the side slope put together. No, it is wrong. Half of top width equal to only one side slope length, not both the side slope length. Water depth is equal to half bottom width. That is also wrong. Water depth is not equal to half of bottom depth. Actually, for most efficient trapezoidal section, if you will calculate, you will find that hydraulic radius is equal to half of the depth. Again, hydraulic mean depth is nothing but A by T. If you calculate A by T, it will not be equal to half of top width. I can calculate also. See, hydraulic mean depth is nothing but area by top width. Area by top width. I can calculate the area. Top width is nothing but twice of width B, and area is half of the sum of parallel sides. If I am taking most efficient trapezoidal section with an angle of side slope 60 degree, area will come out to be how much? Half of the sum of the parallel sides, that is 1.5 B into depth. So it is nowhere equal to the width. See the last statement, what is said, hydraulic mean depth is equal to half of the top width. We are not getting any expression of that sort. Now y will be equal to how much? Y will be equal to B sine 60 degree. Even if you substitute y is equal to B sine 60 degree, you will not get hydraulic mean depth to be equal to what?
to be equal to half of the top weight. So this D statement is also correct. So correct answer is what? A. Got my point? Let us see one more numerical answer type question. Let us see the second variety of numerical answer type question. It is being asked, a hydraulically efficient trapezoidal channel section has a uniform flow depth. Uniform flow depth is also known as normal flow depth. The bed width expressed in meter of the channel is. So depth is already given, we have to find the width. See, again the question is of what? A hydraulically efficient trapezoidal section. For a hydraulically efficient trapezoidal section, we know it is half of the regular hexagon. So by simple geometry I can find the width. See how I am finding the width? Width is B, depth is Y. This side slope, this angle is nothing but equal to 60 degree for a most efficient trapezoidal section. Now this theta is equal to how much? 60 degrees. So see this triangle here, what I can write? Sine 60 degrees is equal to Y by this side slope. All the side slopes are same, means if this side slope is B, then this one will also be what? V, because for a trapezoidal section all the side slopes are same. This one will be same, this one will be same as the width. All the sides are same because this is half of a regular hexagon. See now just I am writing down what? Just I am writing down I am taking this triangle and I will write sine 60 degree is equal to depth by side slope. So sine 60 degree is depth by side slope. So width will be equal to what? Depth is 2 meter divided by sine 60 degree. This you will get approximately 2.31 meter. In your GATE, generally the questions, the answers are given in range. Got my point? So in the range you can get your correct answer. Okay. So my correct answer for the width for in this question will be 2.31 meters. Now let's proceed towards the third variety of question, that is MSQ type question. For a critical depth takes place take place in an open channel when. So critical depth कब होगी? जब flow critical होगा. Critical depth कब होगी? जब flow critical होगा. So हमें पता करना है कि कौन से केस में flow critical है. तो देखो, for critical flow will take place for a given specific energy discharge is maximum. आपको specific energy depth relationship याद होगा. आपको specific energy depth relationship याद होगा. The specific energy depth relationship is somewhat like this. This is my specific energy depth relationship. This is our specific okay. So this is my specific energy depth relationship. My specific energy depth relationship would look somewhat like this. If you remember, I am drawing this specific energy depth relationship. This is what line? E equal to Y line. This is E equal to Y line at an angle of 45 degree. So our specific energy depth relationship is somewhat like this. And here the flow is what? Critical. Here the flow is critical. So corresponding to the tip of the curve, the flow is actually critical. This specific energy depth relationship is at a constant discharge. So when flow is critical, I can say that for a given discharge, energy is minimum. If energy is minimum for a given discharge, then the flow is critical. Similarly, as you increase the discharge, the energy depth relationship, this curve will shift towards rightward and upward direction. See this one more statement you might remember. See, as you increase this discharge, the energy depth relationship will shift in outward direction. So for a given energy E, I am considering energy E to be constant. What I can say? For a given energy E, there will be some curve
which will just touch this line and go away. This will correspond to Q maximum. If you increase the discharge more than Q maximum, then flow will not be possible for this given energy E. So this we already know. So I can say flow is again critical when for a given energy discharge is maximum. Similarly, flow will be critical when for a given discharge energy is minimum. Now let's see the statements what are being said. So for a critical depth takes place in an open channel when for a given specific energy the discharge is maximum. This is correct. This is correct. For a given specific energy discharge is maximum. Similarly, second statement, for a given discharge specific energy is minimum. This is also correct. For a given discharge if specific energy is minimum, again we are talking about the tip of the curve, that is the flow is critical. For specific force also we get the similar results. For specific force also we get the similar result, because specific force versus depth relationship is also similar like this. This is my specific force versus depth relationship. Specific force is also a function of depth. So specific force versus depth relationship will also look like this at a constant discharge. So at a constant discharge when specific force is minimum, then the flow is critical. Similarly, for a given specific flow, if discharge is maximum, then also the flow is critical. So the same holds true for our specific force. So discharge is minimum for a given specific force. No. Like discharge is maximum for a specific energy, for flow to be critical, same holds true for specific force also. So discharge is maximum for a specific force. So my correct answers will be what? My correct answer would be A, B, D. So like this MSQ question might be framed from open channel flow. You can frame numerous amount of multiple select question like this. See, one more doubt that generally student asks me in classes is, sir, nowadays the gate calculator is not allowed. In open channel flow, sometimes you get fractional powers in your variables. So in that case, or you will get a equation having y to the power 5 or y to the power 6 in open channel flow. Those equations can be solved only by iteration in your scientific कैलकुलेटर, बट गेट में तो अब साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इस तरीके के आइट्रेशन वाले क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाने चाहिए. बट मान लो अगर एमसीक्यू में इस टाइप के इक्वेशन पूछे गए, लाइक अगर ऑल्टरनेट डेप्थ निकालनी है, आपको याद होगा व्हाट इज ऑल्टरनेट डेप्थ, डेप्थ सच दैट इफ एट कांस्टेंट स्पेसिफिक एनर्जी आर नोन एज ऑल्टरनेट डेप्थ. जब ये ऑल्टरनेट डेप्थ आप निकालते हो एनर्जी डेप्थ रिलेशन वाले चैप्टर में, आपको याद होगा वहां पर एक क्यूबिक इक्वेशन बनता है. अब गेट के कैलकुलेटर में क्यूबिक इक्वेशन को भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, वो क्यूबिक इक्वेशन बना के आप उस रूट को सेटिस्फाई करके देख सकते हो भाई कौन सा रूट मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, उससे भी आप अपने आंसर्स को निकाल सकते हो. क्लियर है मेरी बात. बाकी लेंदी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग आइट्रेशन विल नॉट बी आस्क्ड इन योर गेट, बट दोज क्वेश्चंस यू शुड डू वंस. वो क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप वो सारे क्वेश्चंस नहीं करोगे कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने वाले नहीं है. क्लियर है. सो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि जनरली गेट में पूछे जाते हैं ऑन ओपन चैनल फ्लो. देख लीजिए, एक तो मोस्ट एफिशिएंट चैनल कंडीशन, अलग अलग टाइप के चैनल की मोस्ट एफिशिएंसी की कंडीशन, लाइक rectangular channel section, trapezoidal channel section, triangular channel section, etc. Then there are two types of channel, type 1, type 2. ये भी आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप के चैनल्स भी होते हैं, एक में जो डाइवर्जिंग चैनल्स होते हैं और एक जो कन्वर्जिंग चैनल्स होते हैं, जिनकी टॉप विड्थ कांस्टेंट होती है, दे आर फॉलोइंग इन टाइप 1 चैनल. दैट इज ईदर द टॉप विड्थ इज कांस्टेंट लाइक रेक्टेंगुलर चैनल और ट्रेपेजॉइडल चैनल. याद होगा आपको ये ट्रेपेजॉइडल चैनल या फिर रेक्टेंगुलर चैनल, दीज आर ऑल टाइप 1 चैनल. वेयर एज देखो चैनल कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, इन्वर्टेड ट्राइंगुलर.
अब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा एक कन्वर्जिंग चैनल, दीज आर टाइप 2 चैनल। टाइप 1 चैनल की कंडीशन अलग होती है, टाइप 2 चैनल की कंडीशन अलग होती है। ये सारे भी हमें पता होने चाहिए मोस्ट एफिशिएंसी कंडीशन में। दीज ऑल रिलेशंस आल्सो वी शुड नो। सिमिलरली एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्पेसिफिक एनर्जी पे काफ़ी बार क्वेश्चन आपके गेट में पूछे गए हैं। फ्लो ट्रांजिशंस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, विड्थ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, हम्प क्रिएशन के बारे में, फ्लो ट्रांजिशन ड्यू टू हम्प क्रिएशन, flow transition due to width contraction. These all questions are also asked in your gate. Similarly, critical flow is very important topic. We know at when the flow is critical, Froude number is equal to 1. केवल critical flow के ऊपर काफ़ी बार आपके गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। This is also very important topic. अलग अलग चैनल में आप जब critical depth निकालेंगे तो उसके अलग अलग रिलेशनशिप बनते हैं, बिकॉज क्रिटिकल डेप्थ विल डिपेंड ऑन द शेप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चैनल एंड ऑब्वियसली द डिस्चार्ज ऑल्सो। क्लियर? सो क्रिटिकल फ्लो के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके गेट में पूछे गए और हाइड्रोलिक जंप से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड सिमिलरली ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, इसमें आप देखेंगे गेट में कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्लो प्रोफाइल्स जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे देयर आर 12 टाइप्स ऑफ फ्लो प्रोफाइल्स ऑन 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोप्स। तो वो सारा पार्ट आपको कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जीवीएफ प्रोफाइल कंप्यूटेशन के ऊपर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके गेट में, तो उस पार्ट को भी आपको देखना है, द मैथमेटिकल कंप्यूटेशन बिहाइंड द जीवीएफ प्रोफाइल्स। देखिए सर्जेस आपके सिलेबस में नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज जब आप पढ़ेंगे उसमें एक और टॉपिक ऐड हो जाता है सर्जेस, बट इन आवर गेट सिलेबस सर्जेस आर नॉट आस्क्ड। तो एक टॉपिक कम हो गया, डेट इज सर्जेस। क्लियर है मेरी बात? सो दिस वाज द वेटेज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो। मैंने समझाया किस तरीके से आपको ओपन चैनल फ्लो पढ़ना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी शॉर्ट टॉपिक, वेरी स्कोरिंग टॉपिक। एक्यूरेटली आप इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जो कैलकुलेटर वाली परेशानी थी वो भी मैंने आप क्लियर कर दी है। थैंक यू, टेक केयर। माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट गेट 2021 में क्या चेंजेस आए हैं। बहुत बड़े चेंजेस नहीं हैं, छोटे मोटे चेंजेस हैं, वो देखना है। और इसका जो सिलेबस रहा है वो हमेशा से जो रहा है वो भी देखना है। और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 तरह के सवाल होते हैं, एमसीक्यू होता है, एमएसक्यू होता है और एनएटी होता है। तो उन तीनों तरीके के क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो लेट अस सी। So this is about me, very little brief about me that I got selected in UPSC Engineering Services in 2014. I gave GATE examination। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने GATE का एग्ज़ाम दिया था, तब मेरा 227 रैंक आया था। फिर जब मैं एमटेक में ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया था उसके बाद फिर से मैंने एग्ज़ाम दिया था, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो आई थॉट ऑफ जस्ट गिविंग द गेट। तो उसका गेट बस पर्पस था कि बस गेट लिख लो, देखते हैं कि कितने मार्क्स आते हैं। तो उसमें रैंक आई थी 29। उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए थे तो उनमें भी सेलेक्ट हुआ था एंड आई कम्प्लीटेड माई एमटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद मेड इजी फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। 6 साल हो गए हैं, 6 साल पूरे हो गए। देखिए अब आगे आते हैं। राइट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जो सिलेबस है, सिलेबस देखिए और समझ जाइए अच्छे से। सिलेबस को हमें सिर्फ समझना नहीं, याद कर लेना है, कंठस्थ हो जाना चाहिए। दैट मीन्स द सिलेबस यू शुड मेमोराइज एवरीथिंग। इसमें टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होता है। सबसे पहले कितने तरह के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके, ये सब चीज़ें इसमें हम लोग बात करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट वन इज़ द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड नेटवर्क एनालिसिस। प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे होती है, प्लानिंग के बाद फिर हम लोग जाते हैं हमारे दूसरे फेजेज़ में, जैसे कि शेड्यूलिंग फेज़ होता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज़ होता है, नेटवर्क बनाने का काम होता है, नेटवर्क बनाते हैं। तो नेटवर्क इज़ अ लैंग्वेज। नेटवर्क क्या है? एक लैंग्वेज है। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मैं बायलिंगुअली कम्युनिकेट करने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ, समटाइम्स इन हिंदी, समटाइम्स इन इंग्लिश, राइट। तो वैसे ही नेटवर्क भी प्रोजेक्ट में जो हो रहा है उसको कम्युनिकेट करने का एक ईजी वे है। हम अगर ये सब चीज़ें स्टेटमेंट्स में बोलें, उसको नेटवर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो नेटवर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से चीज़ें कम जगह लेकर के बहुत ईजिली डिपिक्ट हो जाती हैं। तो वो डिपिक्शन का तरीका है नेटवर्क, और उसी का एनालिसिस करना है। इसका एनालिसिस करने के लिए हमारे पास मेथोडोलॉजीज होती हैं। वी हैव PERT एंड CPM। PERT एंड CPM प्रीडोमिनेंट मेथोडोलॉजीज हैं जिस पे हम फोकस करेंगे। और उसके अलावा कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन में बहुत कुछ ऐसा खास गेट में नहीं पूछा गया है। कॉस्ट एस्टिमेशन जो हम लोग जो स्टैंडर्ड अपने बीटेक के समय देखते हैं,
वही मोटा मोटा कॉस्ट एस्टिमेशन होता है। बहुत ज़्यादा बहुत डेप्थ में कॉस्ट एस्टिमेशन के सवाल गेट में नहीं बनते हैं, राइट। सो दिस इज़ अबाउट इट। एंड ऑल्सो एडेड टॉपिक्स, दे आर नथिंग विच इज़ एडेड, कुछ भी चीज़ ऐड नहीं हुई है। हाँ, इनफैक्ट रिमूव हुए हैं टॉपिक्स, जैसे कि पिछले बार के सिलेबस में टेंडरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हुआ करता था। इन द लास्ट ईयर सिलेबस देयर वाज दिस टेंडरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जिसमें हम लोग टेंडर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडर्स के बारे में पूरा प्रोसेस समझते थे। EMD हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ों को डिटेल में समझा करते थे। अब ये गेट के सिलेबस में मेंशन नहीं है। उसके अलावा है रेट एनालिसिस एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, ये जो है ये भी हट गया है। रेट का एनालिसिस करना, स्टैंडर्ड स्पेक्स होते हैं उनको फाइंड आउट करना, तो ये सब चीज़ें अभी गेट के सिलेबस से हट गई हैं। ओके, इसके अलावा वेटेज की हम बात करते हैं। तो वेटेज पे इस सब्जेक्ट में मैं कहूँगा आप बहुत ज़्यादा वेटेज पे मत जाइए कि ये 1 नंबर का आता है कि 2 नंबर का आता है कि 3 नंबर का आता है। गेट डायनामिक है दोस्तों, और इसलिए हमें हर चीज़ पढ़ के जानी है। मेरा हमेशा से मोटो यही रहा है, और मैं हमारे स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि सिलेबस को आप कभी छोड़ना नहीं। आप ये नहीं सोचना कि इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कम है, इसको कम पढ़ें, इसको ज़्यादा पढ़ें। लेकिन अगर हम नंबर्स में बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं, हम नंबर्स अच्छे से समझते हैं, तो 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन और सेट 1, सेट 2 ये आप देख पा रहे हैं। अगर आप ये 2016 से 20 तक का पिछले 5 सालों का एवरेज निकालते हैं तो ये 1.3 आता है। लेकिन 1.3 का तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, बट एवरेज निकालने के लिए मैंने निकाल दिया है 1.3। बट इट डज़ नॉट मैटर, आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी फ्रैंकली, इट डज़ नॉट मैटर। ये कोई फिक्स लिखा तो नहीं है कहीं पे भी कि इस सब्जेक्ट से इतने ही नंबर के आएंगे। मोर ओवर ये सब्जेक्ट प्योरली कंसेप्चुअल है। अगर आपने एक बार वो चीज़ को पढ़ लिया है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो ES के लिए हो, गेट के लिए हो, सिलेबस तो सेम ही है ऑलमोस्ट। तो जो ES और गेट के लिए पढ़ेगा वो तो ऑलरेडी कवर कर लेगा, और एक बार अगर पढ़ लेते हैं इन तरह की चीज़ों को तो दोबारा कभी भूलते ही नहीं, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलते। आपको कोई नींद में भी बोलेगा इनके कॉन्सेप्ट्स को बताइए तो आप बता देंगे, अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। इसमें 1 टाइम एफर्ट देना पड़ता है। तो एक बार मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा, डोंट थिंक अबाउट द वेटेज, जस्ट फोकस ऑन योर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग, ठीक है, राइट। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, एक MCQ है आपके लिए। ये देखिए MCQ ये है, एक एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क है, AOA नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे शो किया है हमने। द ड्यूरेशंस एक्सप्रेस्ड इन डेज, ड्यूरेशंस जो है ये डेज में है। P का ड्यूरेशन 2 डेज, R का ड्यूरेशन 4 डेज, Q का ड्यूरेशन 3 डेज, ऐसे। द क्रिटिकल ड्यूरेशन फॉर दिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज, क्रिटिकल ड्यूरेशन इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कितना होगा? आप इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं, राइट। ये एक MCQ टाइप का सवाल है जिसमें आपको पता है कि एक ही आंसर इसमें करेक्ट होगा, इसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट नहीं हो सकते, ठीक। MCQ गेट में मेंशन करेगा MCQ है कि MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट है, कि आपको नंबर्स में आंसर खुद लिखना है, तो वो मेंशन किया जाएगा वहाँ पे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये देखिए MCQ का जो ये सवाल है बड़ा सिंपल है, क्रिटिकल ड्यूरेशन निकालना है। क्रिटिकल ड्यूरेशन किसी प्रोजेक्ट की क्या होती है? टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ की ड्यूरेशन को बोलते हैं। अब देखिए बहुत सारे पाथ हैं यहाँ पर, अब पूरा आप एनालिसिस मत करिएगा यहाँ पे कि PERT का CPM का एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में हम लोग रफली बता सकते हैं देख के कि इतने पाथ्स बनेंगे। ये देखिए ये एक पाथ दिख रहा है ना, 10, 20, 30, 70, 80, 90, 10, 20, 40, 50, 70, 80, 90, एक डमी से होकर ये ऊपर का पाथ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एक डमी से होकर नीचे से पाथ गया, फिर एक ये पूरी तरीके से नीचे से पाथ गया। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारा मैक्सिमम ड्यूरेशन आ रहा है। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है, ऐसा भी किया जा सकता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 4 6 + 3 9 + 3 12 + 2 14, ये कम हो रहा है। हम ये डमी वाले पाथ से भी जा सकते हैं, 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 + 2 13। नीचे वाले पाथ से देख सकते हैं 2 + 3 5 + 2 7 + 2 9। एक ये वाला डमी का पाथ दिख रहा है, वहाँ से जा सकते हैं 2 + 4 6 + 2 8 + 2 10। तो आप ये समझ पा रहे हो कि अभी कोई पाथ में 16 नहीं है, इनफैक्ट 15 ही हमारा मैक्सिमम है, तो हमारा आंसर हो गया 15 डेज। इस तरीके से हमारे पास 3 मिनट होते हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 3 मिनट्स आर देयर, एंड आई थिंक कि ये बहुत ही आसानी से विदिन 3 मिनट्स 1-1.5 मिनट्स में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एडवांटेज ही यही है कि एक बार आपने पढ़ रखा है ना, तो ये आपको इतने कम समय में आंसर लाने में हेल्प कर देगा कि आपका जो बाकी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम ज़्यादा बचेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें मैंने वैसे सॉल्यूशन भी ऐड करवा दिया है। ये देखिए
इस तरीके से द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज 15 डेज विच इज ऑब्जर्व्ड अलोंग द पाथ PQTWX। एक कन्वेंशनल तरीके से जब जाते हैं ना तो ऐसे करते हैं, मतलब ये TETL वगैरह निकालते चले जाते हैं कि अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, लेटेस्ट रिलायबल ऑकरेंस टाइम, तो ये सब सारी की सारी चीज़ें निकालते हैं, तब आगे बढ़ते चले जाते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हमने ऑलरेडी करवा दी थी, बट वो एक कन्वेंशनल तरीका है। आप चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, बट आई वुड ऑलवेज प्रिफर कि जब अगर पूछा ही है क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन आपको निकालनी है तो वाई नॉट जस्ट गो बाय द बेसिक टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ, आप देख लो, राइट। इट्स वेरी सिंपल, राइट। तो क्रिटिकल पाथ इज द वन विच कंज्यूम्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी हैव रिटन इन नोट, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये MSQ है। MSQ मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जिसमें कि एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं और आपको यहाँ पे कोई आपने एक आंसर, अगर मान लीजिए कि इन चारों में से 3 सही है, आपने 2 ही मार्क किए, तो आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। आपको तीनों जो भी 3 सही होंगे उन तीनों के आपको मार्क यहाँ पे, जब तक आप तीनों को टिक नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क नहीं मिलेगा, तो ये आपको पता होगा, राइट। तो ये MSQ मैंने बनाया है आपके लिए। देखिए, अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ अबव 12 एक्टिविटीज़, सो दीज आर द 12 एक्टिविटीज़, बिलो कर लेना आप उसको, मार्क ऑल दोज विच आर करेक्ट, ठीक है। ये डायग्राम आप अबव लिखा है ना, तो आप उसको ऊपर इमेजिन कर सकते हो, ठीक। मार्क ऑल दोज विच आर करेक्ट, मार्क कर लो जो भी करेक्ट है। फ्री फ्लोट ऑफ एक्टिविटी F इज 0, टोटल फ्लोट ऑफ एक्टिविटी D इज 0, टोटल फ्लोट ऑफ एक्टिविटी J इज 2, फ्लोट ऑफ एक्टिविटी J इज 1। अब सोचिए गेट क्या है, अब हमको यहाँ पे ये समझना होगा, क्वेश्चन क्या है नहीं, गेट क्या है। गेट है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड भी लगाना होता है। आपको एप्टीट्यूड कैसे लगाना होगा, देखिए यहाँ पे, अब जब ये सारे पाथ को आप कंप्यूट करेंगे, सबकी ड्यूरेशन को चलिए आप ऐड नहीं भी करते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट द ड्यूरेशन, बस आप पाथ के जो टाइम्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं वो आप देखिए। इनफैक्ट ये गेट का ही सवाल है, ये पिछले सालों का गेट का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमने अपने तरीके से फ्रेम कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ एन MSQ, ओके। 1, 7, पहले बताइए कि कितने पाथ हैं यहाँ पर, आप सोचिए कितने पाथ हैं जो कि इनिशियल इवेंट से फाइनल इवेंट तक हमें दिखाई पड़ते हैं। हाउ मेनी पाथ्स आर देयर? देयर आर 3, राइट। एक ये ऊपर वाला पाथ है, ठीक, एक ये नीचे वाला पाथ है, देखिए, और एक ये डमी से होकर जाएगा एक पाथ, ये डमी वाला पाथ भी तो एक पाथ होगा। तो जैसे कि मैं कहूँ अगर पाथ को नंबरिंग के फॉर्म में बोलें तो 1 2 3 4 6 8 10 11 12, 1 2 3 5 7 9 10 11 12, 1 2 3 5 7 6 8 10 11 12, ये 3 पाथ हुए कि नहीं। अच्छा, ये पाथ की खास बात क्या है, देखिएगा, जब ये पाथ पैरेलली बात करते हैं हम, तो 1 और 7 और 3 और 1, ये जो ड्यूरेशंस होंगी A की, B की, K की और L की, ये ड्यूरेशन सब में दिखाई पड़ेंगी, हर पाथ में आएंगी। बीच वाले पाथ को देखिए, इस पोर्शन को, इस पोर्शन पे फोकस करिए, देखिएगा, ये है 30, ये भी है 30, ये E है 25, G भी है 25, F है 7, H भी है 7, I है 7, J भी है 7। तो ये बात समझ रहे हैं आप, ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे दे के रखी हैं, इसका मतलब ये है कि इस पाथ से मैं ऐसे जाऊँ तो भी ड्यूरेशन मेरी सेम आएगी, कितनी आएगी उससे मतलब नहीं है, आप समझिए, ये ड्यूरेशन ये सेम आएगी, ठीक है। टोटल कर सकते हैं, बट जो कर सकते हैं आपको ये समझना है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार करना ही है, यही तो एप्टीट्यूड है। नीचे वाली पाथ को देखिए, ऑब्जर्व करिए, देखिए ड्यूरेशन सेम होगी, 30 + 25 + 7 + 7, डमी से होते हुए जाएगा एक पाथ, तो 30 + 25 + 7 + 7। इसका मतलब ये है कि तीनों पाथ का ड्यूरेशन सेम है, और चूंकि तीनों पाथ का ड्यूरेशन सेम है, तीनों पाथ साइमल्टेनियसली क्रिटिकल पाथ्स हैं। जब तीनों पाथ साइमल्टेनियसली क्रिटिकल पाथ है और 3 ही टोटल मिलाकर पाथ हैं, ऐसे में हर एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई, और जब हर एक्टिविटी क्रिटिकल हो गई तो ऐसे में हर फ्लोट भी 0 हो गया, क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंटरफेयरिंग फ्लोट, सारे के सारे फ्लोट 0 हो जाते हैं। और इसीलिए अब इजी हो गया सवाल, देखो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्री फ्लोट ऑफ एक्टिविटी F इज 0, यस, फ्री फ्लोट ऑफ एक्टिविटी F इज 0, आगे बढ़ाए, यस, फ्री फ्लोट ऑफ एक्टिविटी F इज 0, इसको टिक करेंगे, हो रहा है, राइट, हो रहा है। तो ये फ्री फ्लोट ऑफ एक्टिविटी F इज 0, टोटल फ्लोट ऑफ एक्टिविटी D इज 0, राइट, ये भी सही है। अच्छा, टोटल फ्लोट ऑफ एक्टिविटी J इज 2, अब ये नंबर में आ गया, 0 के अलावा कोई भी नंबर आपको दिखेगा तो क्या वो आपका आंसर होगा, नहीं होगा,
जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा, कैलकुलेट नहीं करते बैठेंगे कि टोटल फ्लोट एक्टिविटी जे का कितना होगा या फिर जे का फ्री फ्लोट कितना होगा। तो ये आपको मैंने यहाँ पे जनरल फ्लोट लिख दिया, बस नाम भी नहीं दिया यहाँ पे, फ्लोट ऑफ एक्टिविटी जे। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से फ्लोट की बात की गई यहाँ पे। अरे कोई भी फ्लोट हो, अगर वो एक्टिविटी क्रिटिकल है तो सारे के सारे फ्लोट जीरो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट दैट इन MSQ देयर कैन बी some question like this. So you got an example, right? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले। बड़ा ही ये भी सिंपल सा ही सवाल है, जिसमें कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम, ये तीन चीज़ें दी हुई हैं डेज में हर एक्टिविटी के लिए, फॉर एक्टिविटी EF, FG, GH एंड HI, ठीक। एंड देयर ये देखिए O, M और P ये फॉर्मेट में लिखा है। ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम लिखा है, ठीक है, ये मोस्ट लाइकली टाइम लिखा है, ये पेसिमिस्टिक टाइम लिखा है। जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T0 से, मोस्ट लाइकली टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं TM से, कुछ किताबों में इसको TL से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और पेसिमिस्टिक टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TP से। अब जब हमसे पूछा जाता है एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम इन डेज, when we are asked to find out the expected completion time in the days, in that case it's very simple, right? expected completion time हर एक्टिविटी का निकाल लेते हैं। कैसे? एक्सप्रेशन यूज करके T0 प्लस 4TL और मे बी 4TM, वॉट एवर यू विश टू। ये तो सिम्बल्स हैं बस, है ना, कुछ किताबों में TL लिखा रहता है, कुछ किताबों में TM लिखा रहता है। तो T0 प्लस 4TL प्लस TP बाय 6, दैट्स इट। इसी तरीके से सभी का हम कैलकुलेशन कर देंगे, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इसका आंसर टोटल मिल जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया है। ये एक्सप्रेशन होता है T इज इक्वल टू T0 प्लस 4TL और TM प्लस TP बाय 6। सभी का आप ऐड करते चले जाएंगे तो आपको पूरे प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड टाइम मिल जाएगा। तो ऐसे करके जब 8 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 14 बाय 6, 6 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 11 बाय 6, 5 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 10 बाय 6 एंड 4 इंटू 12 प्लस 7 प्लस 18 बाय 6। जब आप ये करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आएगा 37.83 डेज, जो कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस में आप यहाँ पे फिल कर देंगे। 37.83 डेज, 37.83। ऑल्सो इन तरह के क्वेश्चन में आपका आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए, क्योंकि ऐसे तरह के जो सवाल होते हैं इसमें कोई रेंज नहीं दी रहती। इसमें ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा बहुत दे देगा वो रेंज के फॉर्म में आपसे हार्डली ये चीज़ बोलेंगे 37.8 से लेकर 37.9 तक के जिसने भी आंसर किया उसका आंसर सही माना जाएगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ी रेंज नहीं होगी। आपके जब कैलकुलेशंस बिगर होते चले जाते हैं तो आपका गेट में जो रेंज होती है वो भी बहुत बड़ी दी जाती है। तो इसी कारण डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन द रेंज ऑफ योर आंसर विल बी गिवन। इफ यू डोंट हैव मच टू कैलकुलेट, you will observe that there is a very less range of answer also. If you have a lot of steps to calculate, जितने ज़्यादा steps होते हैं ना उतना ज़्यादा हमारा डेविएशन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कुछ खास है ही नहीं, एक ही स्टेप है, तो बहुत ज़्यादा डेविएशन हर स्टूडेंट का आएगा नहीं, इसी कारण रेंज भी इसमें कम होगी। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ने लग जाते हैं, आप मेक श्योर करेंगे कि आप कैलकुलेट जब करेंगे तो एक्यूरेटली आप कोशिश तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप टेंशन नहीं लेंगे। टेंशन क्या कि कहीं मेरा आंसर रेंज में तो आ रहा है नहीं या फिर नहीं आ रहा है, रेंज से तो बाहर नहीं जा रहा है, उसके लिए आप 2 बार और कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप ये मत करिएगा। नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होते हैं तो रेंज बड़ी होती है, ठीक है, वो पता है उनको कि जितने नंबर ऑफ स्टेप्स पे जाएंगे उतना वो डेविएशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो मेड इजी का बुकलेट है वो बेस्ट है, बहुत ही संक्षेप में दिया हुआ है, बहुत ही पिन पॉइंटेड प्रिसाइज है बिल्कुल, जो एग्जाम की नीड को फुलफिल करता है। हमारे क्लास के नोट्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं, उसके अलावा जो क्वेश्चंस हमने वर्कबुक में दे रखे हैं वो, और साथ ही साथ जो गेट के पास्ट ईयर के पेपर में दिए हैं वो। अब जब आप सबको मिलाएंगे तो गेट के पास्ट ईयर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिस अगर आपको अच्छी करनी है तो आप वर्कबुक के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जब उन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एक इंसाइट मिल जाएगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का। देखिए सीपी में ये जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, जिसको कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यानी कि CPPM कहते हैं, गेट प्लस ESE का कंबाइंड सिलेबस में, तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि गेट में 2016 के बाद ही आया है, ये गेट में 2016 के बाद ही आया है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमेशा से रहा है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अभी क्या कर रहे हैं, गेट में
इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल आए नहीं हैं, तो अभी हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को आपको मिल जाता है, पर्ट से भी, सीपीएम से भी। इसी कारण मैं आपको मेरी तरफ से इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये टिप दूंगा कि आप इसमें डाइवर्सिफाइड नेचर के क्वेश्चंस पे जाइए, सिर्फ और सिर्फ गेट का क्वेश्चन पेपर पे डिपेंडेंट मत रहिए कि ये 10 क्वेश्चन आए, इन 10 को प्रैक्टिस कर लिए और हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ 5 साल ही हुए हैं इसको आए हुए, और एक एक 2-2 नंबर का ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि इन्होंने पूरी की पूरी रेंज को कवर नहीं किया है इनमें क्वेश्चंस को, इसी कारण आपको हमारी वर्कबुक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है मेडिजी की तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो भी इंजीनियरिंग रिसर्च के जो क्वेश्चंस रहे हैं अच्छे आप उनको भी सॉल्व करिए। ज़रूरी है सॉल्व करना, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक गेट का है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। और उसके साथ साथ अगर वो भी आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो ज्वाइन करते हैं, ऑब्वियसली मेडिजी की टेस्ट सीरीज़ विल बी द बेस्ट। अगर आप वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो आपकी इनफ प्रैक्टिस हो ही जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अगर गेट और ईएससी के लिए कंबाइंड पढ़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं सीपीपीएम में। गेट के लिए सिर्फ बात करते हैं तो जो सिलेबस हमने आपको बताया आपको उसी पे रिस्ट्रिक्ट रहना होगा। तो अब ऐसा है कि इसमें कुछ लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछते हैं, तो अब जो हमारे डिस्कशन का जो कंक्लूजन निकला है उससे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ स्मॉल टॉपिक, यू हैव टू स्टडी होल, यू हैव टू लीव नथिंग। कुछ नहीं छोड़ना है, सब पढ़ के जाना है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ you have to deal this particular subject. So my dear students, so this is all about our construction management for GATE 2021. Thank you so much.